आपके सामने ये जूम लाइब्रेरी का एक क्लिप है। जूम लाइब्रेरी आपकी बाकी जो फिजिकल लाइब्रेरीज होती है उसी का एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीस या फिर किसी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो बाकी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ एक नॉन डिस्टर्बिंग एनवायरनमेंट में अपनी पढ़ाई कवर कर सकते हो। एंड आपको एक ऑर्गेनाइज एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होती है। प्लस में आपके सिटिंग आवर्स बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाते हैं। एंड इसके अलावा हम लोग कुछ शेड्यूल्स भी रन करते हैं एग्जाम स्पेसिफिक जो भी हो रहा होता है, जो आपको सिलेबस वगैरह कवर करने में बहुत हेल्प करता है। सो यू गेट अ वेरी ऑर्गेनाइज एनवायरनमेंट टू इंक्रीज योर सिटिंग आवर्स। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को ज्वाइन करना चाहते हो तो इसी वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एडमिन का यूज़र नेम होगा, आप कॉन्टैक्ट करके जूम लाइब्रेरी को ज्वाइन कर सकते हो। प्रणाम देवियों और सज्जनों, विजन आईएएस की जो मैगज़ीन है उसका सितंबर महीने का जो मंथली मैगज़ीन आती है उसको हम लोग हिंदी में भी करेंगे। अब मैं ये पहले कभी नहीं कराता था, फॉर द फर्स्ट टाइम मैं इस चैनल पर ये मैगज़ीन हिंदी में भी आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा, तो थोड़ा साथ देना। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पॉलिटी एंड गवर्नेंस के टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं राज्य व्यवस्था एवं शासन। ठीक है, मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ। देखो, ट्रांसलेशन ही नहीं है सिर्फ ये, मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा। अब जैसे मैं हिंदी भाषा ही बोलता हूँ बचपन से, ठीक है, उसका मतलब ये नहीं कि मैं इनको देख करके पढ़ दूंगा, मैं आपको ये डिटेल में लेके जाऊँगा। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको हाईलाइटेड मिलेंगी, उन पर आप थोड़ा नज़र बनाए रखना, जो भी मैं सर्कल करता रहूँ वहाँ अपना ध्यान लेके जाना। बाकी जो मैं बोलूँ उसको बहुत गौर से सुनना। कुछ आपको लगे नोट डाउन करने का तो आपकी चॉइस होती है। मतलब पूरी वीडियो में से मैं कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं बताऊँगा। आप अपने साथ हमेशा ना एक A4 शीट लेके रखो, ठीक है, और उसके ऊपर लिख दो सितंबर 2024 की आपकी जो मैगज़ीन थी। ठीक है, पूरी मैगज़ीन में से आप कुछ चीज़ें इकट्ठी कर लो, मैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करूँगा इसमें ताकि आप रिलेट कर पाओ। तो उस शीट में आप पूरी मैगज़ीन की एक ही शीट रखो कि एक शीट को मैंने पूरी मैगज़ीन की वीडियोस देखी और एक शीट मैंने कुछ एडिशनल पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए। कुछ ऐसी बातें मैं बोलते हुए चलूँगा जो आपको एग्ज़ाम में बहुत मदद करेंगी। ठीक है जी, तो थोड़ा सपोर्ट करना मुझे। मैं फ़र्स्ट टाइम हिंदी एक्सप्लेनेशन के ऊपर काम कर रहा हूँ और मैंने एक बार इसका पूरा 2 वीडियो रिकॉर्ड करके देखी, मैंने किसी को सुनाई तो उसने कहा वी आर गुड टू गो, हम लोग कर सकते हैं ना। और मैं आप लोगों को फीडबैक लेता रहूँगा इसमें। ठीक है जी, तो शुरुआत करते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक होने वाला है वन नेशन वन इलेक्शन, जिसे हम कहते हैं एक राष्ट्र और एक चुनाव। देखो, तो इस विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसने पूरे देश में ना चर्चाओं का बाजार बड़ा गर्म करके रखा हुआ है। ठीक है, आखिर क्या है, किस तरह से ये भारत की जो लोकतंत्रता है ना, जो डेमोक्रेसी होती है, उसकी तस्वीर को बदल के रख देगा। तो जुड़े रहो, है ना, कुछ आसान भाषा में इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो सुर्खियों में क्यों बना हुआ है, तो ये चीज़ खबर में इसलिए बनी हुई थी क्योंकि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, केंद्र सरकार, सीजी में, अब मैं सीजी इंग्लिश में लिख रहा हूँ ताकि आप रिलेट करो, आपका माइंड सडनली बोले कि अरे सीजी क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इस तरह से मैं लिखते हुए चलूंगा। तो हमारे देश की जो केंद्र सरकार थी ना, उसने एक उच्च स्तर की वो समिति बनाई थी। उस समिति ने सिफारिश की थी, सिफारिश यानी कि रिकमेंडेशन दिए थे, उस रिकमेंडेशन को अब मान लिया गया है। अब इसमें हमारे देश के जो पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी जो थे, उनकी अध्यक्षता में, तो ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ दैट कमिटी, ऑल्सो ही वॉज द हेड ऑफ दैट कमिटी। ठीक है, इस समिति ने पूरे देश भर में एक साथ चुनाव करने की सिफारिश की है। अब सरकार यानी कि हमारी गवर्नमेंट और जनता यानी कि हमारे सिटीजन्स, दोनों को फायदा मिलेगा। तो सोचो, एक ही बार की मेहनत होगी, एक ही बार का खर्चा होगा और देश में चुनाव बहुत अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है जी, जरा जानने की कोशिश करते हैं ये एक साथ चुनाव वाली चीज़ होती क्या है, ये क्या होता है ये वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सरल मतलब ये होता है, देखो भाई, हमारा जो लोकसभा, ठीक है, हमारी जो विधानसभा होती है ना ये, और जो हमारे स्थानीय निकाय होते हैं जैसे कि हमारी जो नगर पालिका होती है वो, और हमारी जो पंचायत होती है, इन सब के चुनाव लगभग एक ही समय पर होंगे। देखो, इसका अर्थ बिल्कुल भी ये नहीं होता है कि वो सारे के सारे जो होते हैं वो एक ही दिन के अंदर हो जाएंगे। ठीक है, इन चुनावों का जो समय होता है ना वो करीब करीब आसपास रहेगा। ठीक है, अब आप क्या आप जानते हो भारत में इस तरह से चुनाव पहले हो चुके हैं, 1951, 52, 57, 62, 67, इन सब में। बट एक समय ऐसा आता है जहाँ पर कि 1968-69 में कुछ राज्य की विधानसभा और 1970 में लोकसभा भंग होने से ये पूरा जो सिलसिला था ना ये टूट गया था। तो भारत देश में ये एक राष्ट्र एक चुनाव पहली बार नहीं होने वाला है। ठीक है, अब थोड़ा हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, हम जरा ये जानने की कोशिश करते हैं। सवाल ये है कि एक साथ चुनावों की ज़रूरत क्यों आ पड़ी है। देखो, गवर्नेंस और विकास को जरा इसको जानने की कोशिश करते हैं।
जब भी बार बार चुनाव होते हैं ना, उससे हमारा जो विकास कार्य होता है ना वो रुक जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं आदर्श आचार संहिता, वो लागू हो जाती है। इससे सड़क, पानी, बिजली जैसी ज़रूरतें का जो काम होता है ना इनका, वो बहुत देरी से पूरा होता है। बार बार चुनाव होने से हमारे पास देश में आर्थिक बोझ बनने लग जाता है, ठीक है, जिससे देश का विकास पर असर पड़ता है। इसके अलावा बहुत सारे मजदूर वोट डालने के लिए अपने काम से छुट्टी लेते हैं। अगर एक ही समय पर चुनाव हो जाएंगे तो ऐसे रुकावटें कम होंगी और देश की आर्थिक व्यवस्था बनी रहेगी। ठीक है। बार बार चुनाव करने में बहुत सारा पैसा लगता है, ठीक है, खर्च होता है। पुलिस बल वगैरह को ज़्यादातर काम करना पड़ता है, सुरक्षा बल को बहुत सारा काम करना पड़ता है। ठीक है। अब अगर ये हर बार कुछ कुछ समय में चुनाव के लिए लगे रहेंगे तो अपनी जो दिन प्रतिदिन की जो रोज़मर्रा की जो उनकी जिम्मेदारियां होती हैं उन्हें कैसे निभाएंगे? ठीक है। तो कम चुनाव का मतलब कि कम कम चुनाव मतलब कम चुनावी झगड़े। ठीक है। कम चुनावी झगड़े मतलब कम कोर्ट केस, यानी जो हमारे न्यायालय हैं उन पर भी बोझ कम रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, अगले वाला पॉइंट को जरा ध्यान से सुनना। बार बार चुनाव होने से जाति धर्म जैसी पहचान की राजनीति को भी बहुत हवा मिलती है। ठीक है। अब इससे ना समाज में विभाजन बढ़ जाता है। ठीक है। एक साथ चुनाव होने पर जो मुद्दे होते हैं इन सब में बड़ी कमी आ जाएगी। इसके अलावा लगातार चुनाव से मतदाता भी थक जाते हैं और कभी कभी वोट देने से वो बचने की कोशिश करते हैं। जब एक साथ चुनाव होंगे ना तो लोगों की भागीदारी बढ़ने की बहुत सारी संभावना है। अब ना विजन की मैगजीन में ये बड़ा अच्छा आ गया कि ये लोग ना कुछ पॉपुलर लोगों की कोट्स हमें यहीं पर दे देते हैं। तो हमारे जो इलेक्शन कमीशन है ना, उसके निर्वाचन आयुक्त, उसके जो हेड थे डॉक्टर SY कुरैशी, उन्होंने एक बार कहा था कि चुनाव देश में भ्रष्टाचार का मुख्य कारण बन गए हैं। चुनाव जीतने के बाद राजनीतिक नौकरशाही, गठजोड़, निवेश की वसूली में लग जाता है और यहाँ से भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है। ये ना बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हिंदी है। अब आजकल ना आप और मैं जब बातें करते हैं ना, हमारी भाषा के अंदर ना अमूमन हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी के शब्द आ जाते हैं। ठीक है। तो मैं जिस तरह से आपको एक्सप्लेन करूंगा ना, मैं आपको मिक्स में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग में ना वो बहुत टिपिकल हिंदी ना आए। ठीक है जी। आगे की तरफ बढ़ें थोड़ा सा, कि जब एक साथ चुनाव हेतु उच्च स्तरीय समिति की मुख्य सिफारिशें, अब देखो ये कितना टिपिकल है, आसान भाषा में बोल रहा है कि जो कमेटी बनाई गई थी ना, जिसने ये बात कही थी कि इसको कर लो, उसने कुछ सिफारिश करी, रिकमेंडेशन दी। तो उनकी जो सलाह थी ना, उन्होंने क्या कहा था, देखो समिति ने ये सलाह दी कि लोकसभा, ठीक है जी, विधानसभा और जो हमारे स्थानीय निकायों के चुनाव 2 चरणों में कर लो आप। ठीक है। पहला चरण और दूसरा चरण। पहले चरण में उन्होंने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ, लोकसभा राज्यसभा एक साथ कर लो। ठीक है। दूसरे चरण में 100 दिनों के भीतर भीतर आप पंचायत और नगर पालिका के चुनाव कर देना। ठीक है। उन्होंने एक अच्छी सलाह दी है, एक सिफारिश करी कि ऐसा कर लो। अब इसके लिए ना संविधान में ना संशोधन करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोलते हैं। ठीक है। तो 3 अनुच्छेद बदलने के लिए उन्होंने 12 नए उपबिंदु जोड़ने के लिए केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी 3 कानूनों में बदलाव की बात कही। वो 3 यहाँ पर है। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको फैक्चुअल है इन्फॉर्मेशन, ये नोट डाउन करना पड़ेगा। अनुच्छेद 82A, अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 324A। आप इनको ना इतना भी लिख के आ गए ना अगर पेपर में कि बस इन 3 में हमें संशोधन करना पड़ेगा, दैट्स इट। एग्जामिनर यही जानना चाहता है आपसे। एग्जामिनर को ये डिटेल में नहीं लिखवाना है आपसे। डिटेल में आप कब पढ़ोगे? जब आप पॉलिटिकली पढ़ोगे। एग्जामिनर मेंस में जब लिखवाएगा तो वो ये जानना चाहेगा, और प्रीलिम्स के लिए वो जानना भी यही चाहेगा कि भाई तुम्हें पता है कि अगर ऐसे जैसे चुनाव करने पड़े तो संविधान में कौन से अनुच्छेद के अंदर हम संशोधन करेंगे? तो आप कहोगे 82A में करना पड़ेगा बदलाव, 83, 172 और 324, दैट्स इट, फिनिश। ठीक है। तो जो समिति है ना, जिस समिति की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, उनका ये मानना है कि भाई जो संसद संसद यानी कि हमारा पार्लियामेंट और राज्यों की जो विधानसभा की अवधि से जुड़े जो भी संशोधन है ना, उसके लिए राज्यों की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दो बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। समिति ने कहा संसद और राज्यों की विधानसभा की अवधि से जुड़े संशोधन के लिए राज्यों की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जो हमारे स्थानीय निकाय, म्यूनिसिपैलिटीज, लोकल गवर्नमेंट के जो होते हैं ना, न्याय पंचायत वगैरह के, उनके लिए संशोधन करने के लिए हमें राज्य सरकार से थोड़ी सी परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है। अब बात आती है हमारी थोड़ी सी चुनाव आयोग की। देखो हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, चुनाव आयोग, ठीक है, उसको पहले से ही EVM, VVPAT, ठीक है, इन सब के ऊपर काम करना पड़ेगा। ऑलराइट।
लॉजिस्टिक्स, ईवीएम तैयार करने पड़ेंगे बहुत सारे, है कि नहीं, बहुत सारे वीवीपैट की मशीन तैयार करनी पड़ेगी, सुरक्षा बल के कर्मियों को तैनात करना पड़ेगा। तो वैसे तो साल में वो अलग अलग राज्य में हो रहे थे तो उनको कम कम टुकड़ियों में भेज देते थे। जब पूरे देश में एक साथ करोगे तो कहाँ एक साथ से इतनी सारी संख्या कहाँ से लेके आएंगे हम लोग, है ना। स्थानीय निकाय के चुनाव में राज्य चुनाव आयोग को जो ईसीआई होगा उससे मिलकर इंतजाम करना पड़ेगा। तो यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जो स्टेट का इलेक्शन कमीशन होता है वो दोनों को आपस में डील करना पड़ेगा। इसके अलावा ना उन्होंने कहा कि एक इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप बनाया जाए जो इन कामों पर नज़र रखेगा ताकि पूरी प्रक्रिया को हम ठीक से कर सकें। ठीक है, तो ये हम लोगों ने थोड़ी सी ना इनकी आवश्यकताओं को उनकी जो सिफारिशें थी उनको समझ लिया, आवश्यकताओं को समझ लिया। अब जरा ये देखें, जब इस तरह से हम करेंगे तो हमें क्या क्या चुनौतियाँ, जब मेंस का पेपर लिखते हो तो आप चैलेंजेस लिखते हो ना, चैलेंजेस देखते हैं। देखो भाई, क्षेत्रीय मुद्दों की उपेक्षा, क्षेत्रीय दलों पर प्रभाव, राजनीतिक जवाबदेही, संघवाद को लेकर चिंता, लॉजिस्टिक्स संबंधी मुद्दे। ठीक है, जरा समझते हैं इसको। परेशानियां बहुत सारी हैं। एक साथ जब चुनाव होगा तो राज्य अपने अपने मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दों के पीछे दब जाएंगे। इतना बड़े देश में जब एक साथ इलेक्शन हो रहा होगा तो छोटे छोटे मुद्दे जो होंगे दब जाएंगे, बड़े मुद्दे ही नजर आएंगे सिर्फ, जबकि हमारी कोशिश ही रहती है कि छोटे मुद्दों पर भी काम किया जाए। तो यहाँ पर जो क्षेत्रीय जो दल होते हैं, क्षेत्रीय जो पार्टियां होती हैं ना, उनका असर कम हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी के सामने उनको प्रचार और पहचान में दिक्कत हो सकती है। आप एक नेशनल पार्टी का कंपटीशन कैसे दोगे? ठीक है, जब लगातार चुनाव होते रहते हैं ना तो जो नेता होता है ना वो जनता के प्रति जवाबदेह बना रहता है। बट 5 साल में कोई चुनाव ही नहीं हो रहा होगा तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि कुछ नेता जनता की बातों पर ध्यान अपना कम कर दें। ठीक है, और एक और चिंता होती है, उसको बोलते हैं संघवाद की। अगर राज्यों की विधानसभाओं की समय सीमा बदलने के लिए राज्यों की मंजूरी नहीं लेनी पड़ेगी तो राज्यों की भूमिका कम हो जाएगी। इश्यू ऑफ फेडरलिज्म, इंग्लिश में इसको इस तरह से लिखते हैं। मैं कुछ कुछ इंग्लिश के शब्द आपके साथ चलाता रहूँगा पैरेलली ताकि आपका भी दिमाग एक्टिव रहे। ठीक है, हिंदी भाषा का एक सम्मान है, एक लेवल है, स्टैंडर्ड है। इंग्लिश भाषा का अपना एक जगह है। दोनों को हम साथ लेकर के चलेंगे, क्योंकि आप जब आम दुनिया में देखते हो तो भारत ही नहीं पूरे विश्व में अंग्रेजी भाषा का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। तो हमें ये नहीं, हमें वो जड़ता नहीं लेके आने की हिंदी सब कुछ अल्टीमेट है। नहीं, हम हिंदी में पेपर दे रहे हैं, हिंदी में तैयारी कर रहे हैं, बट इसका अर्थ ये नहीं कि हमें इंग्लिश का पता नहीं है। हम भोंदू इंसान नहीं, हम समझते हैं भाषा को भी। तो ये हमारी एबिलिटी और स्किल होती है कि हम हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी के भी कठिन शब्दों को समझते हैं। ठीक है, अब इसमें लॉजिस्टिक्स बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी, है ना। देखो, इतने बड़े पैमाने पर जब एक साथ चुनाव किया जाएगा तो इतने सारे ईवीएम, है ना, इतने सारे वीवीपैट कहाँ से लाएंगे? लाखों लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तो कोई छोटा काम तो है नहीं, है ना। तो समझ में आया आपको चीज़ें किस तरह से कैसे कैसे कठिनता लेके आएंगी। भारत के जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने भी कहा था भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव को अपनाना संविधान की भावना के साथ साथ सहयोगात्मक संघवाद के सिद्धांतों को अनुरूप भी देगा। चाहे तो आप नोट डाउन कर लीजिए, आपकी अपनी इच्छा होती है, किसको कौन सा सेंटेंस अच्छा लगे वो नोट डाउन कर लीजिए। अब जब इसके निष्कर्ष की तरफ चलते हैं, जब भी आप मेंस की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको इंट्रोडक्शन पे, बॉडी पर और कंक्लूजन पर, है ना, तीनों पे काम करना। कंक्लूजन यहाँ पर यानी कि निष्कर्ष। देखो, सवाल ये है कि हम एक साथ चुनावों से होने वाले फायदों और हमारे जो संघीय ढांचे बने हुए हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों, राजनीतिक विविधता, इनके बीच संतुलन कैसे बनाएंगे। ये फैसला आसान तो नहीं होने वाला, इसके लिए बहुत गहराई से विचार विमर्श करना पड़ेगा, संसद में चर्चा और जनता की राय लेना बेहद ज़रूरी होगा। तो आपका क्या मानना है ना, आप समझो, आप जानो, देश में वन नेशन वन इलेक्शन होना ज़रूरी है। फ़ायदा होगा, नुकसान भी होगा। देखो, आप एक स्टूडेंट हो, आपको फ़ायदा भी देखना है, ठीक है, आपको उसका नुकसान भी देखना है। आपको दोनों तरफ अपनी नज़र को बनाए रखना है, आप एक तरफ नज़र नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा यहाँ खत्म। यूपीएससी के हैंडी बुकलेट में आपको ये सारा कंटेंट मिलेगा। मैं आपको एक बार सबका सैंपल दिखा देता हूँ, एक एक चीज़ मैं आपको दिखा दूंगा। 900 से ज़्यादा माइंड मैप्स है जो आपको प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी, स्टैटिक कंटेंट भी और डायनेमिक भी है। 400 से ज़्यादा मेंस के क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। 200 से ज़्यादा निमोनिक्स है ताकि आप फैक्ट्स को याद रख सको। कोट्स वगैरह हैं, आंसर राइटिंग की चेकलिस्ट है, डेली प्रोग्रेस ट्रैकर है, टॉपर्स का कुछ डेटा है, 7 शेड्यूल है। प्लस में इसके साथ में आपको 400 से ज़्यादा आंसर राइटिंग के कीवर्ड्स, प्रीवियस ईयर के मेंस से क्वेश्चन पेपर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, मॉडर्न हिस्ट्री टाइमलाइन, रिवीजन पाइपलाइन, कुछ हॉट टॉपिक्स की लिस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ एंड देन यू कैन डाउनलोड देम फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो।
इफ़ यू टॉक अबाउट द माइंड मैप्स ना, तो आपको 900 से ज़्यादा माइंड मैप्स मिलेंगे जो आपको प्रीलिम्स एंड मेंस में, प्लस में स्टैटिक एंड करंट अफेयर दोनों तरह के टॉपिक्स में आपके लिए यूज़फुल होंगे। जैसे 15 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट हो गई है, उसके अलावा जैसे गिग वर्कर्स का टॉपिक आपको रिसेंटली मेंस के एग्जाम में भी देखने को मिला था, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक की रिपोर्ट वगैरह के बारे में, जीएनसीटीडी का जो बिल था इसके ऊपर मेंस में क्वेश्चन आया था रिसेंटली, हेल्थ के डेटा को लेकर तो हर बार क्वेश्चन आता ही है, इंडिया की आर्कटिक एंटार्कटिक पॉलिसीज़ को। तो ये जो माइंड मैप्स है इनके सोर्सेज जनरली जो आपका हिंदी न्यूज़पेपर है, आपका इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर है, जहाँ से मेजरली क्वेश्चंस बनते हैं, प्लस में सनसेट टीवी के ऊपर जो बहुत सारे डिबेट्स एंड डिस्कशंस होते हैं। सनसेट टीवी वही है जो पहले राज्यसभा टेलीविजन हुआ करता था, उसको बाद में अपडेट कर दिया गया क्योंकि उसमें लोकसभा टीवी को भी मर्ज कर दिया गया। एंड कुछ मेजर जो करंट अफेयर की मैगजीन में आप देखोगे वो लोग भी इन्हीं टॉपिक्स को हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और संसद से ही कवर करते हैं, तो ये टॉपिक आपको वहाँ पर भी रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देंगे। तो दीज आर ऑल दी मेजर थिंग्स जो आपको देखने को मिलेंगी। अब जैसे रेगुलेशन ऑफ एनजीओज को लेकर के क्वेश्चन था रिसेंटली, पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज़ को लेकर, विमेन इन आर्म्ड फोर्सेज को लेकर, फिर विमेन इन जुडिशरी, विमेन इन एग्रीकल्चर को लेकर, विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर भी था। ये बहुत सारे क्वेश्चन थे जो रिसेंटली एग्जाम में आपको रिफ्लेक्ट देखने को मिले थे। बायोटेक्नोलॉजी हो गया, सीबीआई वर्सेस स्टेट्स का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिला था, कमर्शियल कोल माइनिंग को लेकर, फिर डिजिटल इंडिया को लेकर। दीज आर द क्वेश्चन जो आपको रिसेंटली देखने को मिले थे एग्जाम में। अब अगर हम बात करते हैं कि और क्या कुछ होगा इस माइंड मैप्स के अंदर, तो बहुत सारे डेटा में कुछ और एक्स्ट्रा आपको थोड़े से दिखा देता हूँ। जैसे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को लेकर के अगर क्वेश्चन बनता है, एंड देन वी हैव एंशिएंट पोर्ट्स को लेकर स्टैटिक का कंटेंट है, एनिमल हस्बेंड्री का है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को लेकर भी है माइंड मैप, उसमें क्या इश्यूज़ होते हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं, फिर क्या आप वे फॉरवर्ड लिख सकते हो। तो किसी भी टॉपिक में आपको जो कंटेंट पढ़ना होगा आप उसी कंटेंट को पढ़ सकते हो। तो माइंड मैप्स इस चीज़ में बहुत हेल्पफुल है। बाल गंगाधर तिलक हो गया, बिपिन चंद्र पाल हो गया, बुद्धिज़्म को लेकर भी हैं, ये टॉपिक्स पूछ आते रहते हैं, तो इनके भी माइंड मैप से जो आपको इजीली चीज़ों को याद करने में मदद कर सकते हैं। कार्नेटिक वॉर्स को लेकर है, उसके बाद जो हमारा कोड आया था लेबर वगैरह कोड्स के, तो उनके सबके जो डिविजन्स थे, डायरेक्ट टैक्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, फोक म्यूज़िक, फिशरी सेक्टर, फॉरेन ट्रैवलर जो इंडिया में आए थे, इन सबके नाम, कौन से ईयर में आए थे, क्या कुछ उन्होंने मेजर कंट्रीब्यूशन किए थे, गांधार स्कूल, ग्रीन बिल्डिंग्स वगैरह, ये सब चीज़ें आपको देखेंगे। कुछ चीज़ें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपने देखी होंगी। अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं, देन इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशनशिप को देख लो, आप इंडिया भूटान देख लो, एंड देन इंडिया बांग्लादेश, इंडिया चाइना, इंडिया मालदीव्स, इंडिया म्यांमार, ऐसे बहुत सारे हैं, 900 प्लस है। महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, जैनिज़्म को लेकर, मैरिज को लेकर, और रिसेंटली नेशनल पार्क्स में क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में क्या कुछ होता है, प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जोन्स क्या होते हैं, मनरेगा के अंदर क्या कुछ रिफॉर्म्स लाए गए जिसमें मनरेगा का भी पार्ट है, सीड इंडस्ट्री, सी लेवल राइज होना, स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी जो हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री में, स्किल डेवलपमेंट, सोइल हेल्थ स्कीम को लेकर के, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गया। इतने सारे टॉपिक्स हैं कि जो सब कुछ आपका सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो, डब्ल्यूटीओ को लेकर के और उसके क्या कुछ डेवलपमेंट्स होती रहती हैं। हर बार डब्ल्यूटीओ से एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है प्रीलिम्स में। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्टेट फाइनेंसेस, रूल्स ऑफ ऑरिजिन का था, एफडीआई पॉलिसी, राष्ट्रीय कृषि योजना, पीएम किसान सम्मान निधि वगैरह। सो ऑल द कंटेंट विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू यूपीएससी सिलेबस जो प्रीलिम्स और मेंस में मिलेगा, स्टैटिक भी है, एंड देन डायनामिक कंटेंट इज ऑल्सो देयर। तो यू नो कि आपको टॉपिक में से कौन सी चीज़ पढ़नी, कौन सी इग्नोर करनी, वो वाला पार्ट माइंड मैप से बहुत ईजी हो जाता है। लाइक गगनयान के व्हीकल के बारे में जानना हो, रशियन कनेक्शन क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, तो माइंड मैप से वो चीज़ों को पढ़ना आसान हो जाता है। फिशरी सेक्टर में उसमें इश्यूज़ क्या चल रहे हैं, वेरियस इंटरवेंशन क्या है, रिसेंटली ड्राफ्ट क्या आया था। इस तरीके से एग्जाम, ये जो माइंड मैप्स हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, चीज़ों को आसान कर देते हैं। अब मैं आपको निमोनिक्स दिखाता हूँ। तो निमोनिक्स आपको फैक्चुअल चीज़ें याद करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़, राइट्स, कीवर्ड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटी के तो बहुत ज़्यादा हैं, 8 शेड्यूल, क्विक नोट्स, आर्टिकल्स वगैरह को लेकर, इंडियन स्टेट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, सोर्सेज क्या थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, रिवर्स और डैम प्रोजेक्ट्स कौन से डिफरेंट स्टेट में, डिफरेंट नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है किस किस स्टेट में, थर्मल पावर प्लांट्स कौन से स्टेट्स में, इनको आपको दिखा देता हूँ और भी आगे जाके। फिर बहुत सारे रैंडम भी है, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं जैनिज्म की, दिल्ली सल्तनत, फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स, डिफरेंट कंट्रीज़ कौन सी कैस्पियन सी के पास, 7 हिल्स ऑफ रोम, 7 फील्ड्स ऑफ रेनबो रेवोल्यूशन, मलक्का स्ट्रेट, एड्रियाटिक सी की कंट्रीज़ वगैरह को लेकर। तो देर आर मोर देन 200 निमोनिक्स जो आपको बहुत सारा फैक्चुअल डेटा याद करने में मदद कर सकते हैं, जिन्हें आप अपनी चीज़ों को, अब देखो ऐसा है कि सबकी अपनी अपनी डिमांड होती है, किसी को फंडामेंटल ड्यूटीज़ वैसे ही याद हो जाती हैं, देन दे नो डोंट नीड टू गो थ्रू देम, बट किसी को वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, वो इन डेटा को यूज़ कर सकता है। एंड अपनी नीड्स के हिसाब से इट्स नॉट नेसेसरी आपको सब चीज़ें याद करनी, जैसे शेड्यूल्स ही याद करने हैं, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम के, तो ये ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। आपको सिटीजनशिप को लेकर के कैसे एक्वायर करना होता है, तो यू कैन यूज़ दिस वर्ड ब्रांड करके। बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हिसाब से। 92nd अमेंडमेंट में 8 शेड्यूल में 4 लैंग्वेजेस यूज़ की थी, तो उसमें BDMS आप यूज़ कर सकते हो, BDS डिग्री को यूज़ कर सकते हो। कुछ में तो एक चीज़ के दो आपको निमोनिक्स मिलेंगे, ताकि आपको जो याद करने में आसानी है आप वो यूज़ कर सकते हो।
तो कंट्री वाइज थे ये बहुत सारे देखोगे। तो रिवर्स और डैम प्रोजेक्ट्स हैं, उड़ीसा के अंदर हैं, तो उसका शॉर्टकट है जलापेट इज़ अ मैकेनिक इन उड़ीसा। बलीन हु लिव्स इन चिली, महा एंड हीरा स्पीक्स ओडिसी लैंग्वेज, तो महानदी और हीराकुंड डैम हो गया। तो रिवर के ऊपर कौन सा डैम है उसके हिसाब से भी देर आर मोर देन 200 जो आपको एग्जाम में बहुत यूजफुल रहेंगे। आंसर राइटिंग करते टाइम बहुत सारे जेन्युइन जो कीवर्ड्स होते हैं ना, जैसे कि आप एक 5 prong अप्रोच यूज़ करोगे तो आप यू कैन मेंशन यूनिलेटरल, बायलेटरल, सब रीजनल, इस तरीके से। देन देर आर सर्टेन थिंग्स लाइक आप 5F मेंशन करना चाहते हो कहीं पर, तो फूड, फीड, फाइबर, फ्यूल एंड फाइन केमिकल्स। उसी तरीके से आप और भी चीज़ें देखोगे, 4D करना हो, डिस्कस, डिबेट, डिसाइड, डिसरप्शन, फ्रॉम टॉप डाउन टू बॉटम आप जैसे नीति आयोग में ये चीज़ यूज़ करते हैं। 3S में स्किल, स्केल, स्पीड, ऐसे मोर देन 400 हैं जो डिफरेंट डिफरेंट आप GS 1 2 3 4 अपने ऑप्शनल में एसेज में आप इस तरह के कीवर्ड यूज़ कर सकते हो, जैसे कि साफ नीयत, सही विकास और लाइफ साइकिल बेस्ड अप्रोच, टेररिज्म एंड टॉक्स के नॉट गो टुगेदर, डबल एज स्वॉर्ड, और 3Ps में जो सूटेबल प्रोडक्ट, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, कमिटेड पीपल, ये एथिक्स में यूज़ हो सकता है। 5Is में इरिगेशन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंश्योरेंस, इंटेंसिफिकेशन और विशफुल थिंकिंग, करप्शन इज इक्वल टू मोनोपोली प्लस डिस्क्रिप्शन माइनस अकाउंटेबिलिटी। 3F मतलब फंड, फंक्शन, फंक्शन, ये सब करंट अफेयर में बहुत कवर होते हैं, तो वहाँ से सब कलेक्ट किए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपर्स के आंसर की कॉपीज़ में से, एंड देन यू कैन यूज़ देम इन योर आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग की अपनी खुद की चेकलिस्ट भी आप यूज़ कर सकते हो, आप इसको जस्ट गेट प्रिंटेड और फिर आप अपनी प्रेजेंटेशन खुद को टिक कर सकते हो कि ठीक है यू हैव डन दिस पार्ट, यू हैव डन दिस पार्ट, आपकी हैंड राइटिंग एलिजिबल थी, आपके फैक्ट्स वगैरह थे। इवन आप अपनी ये शीट को प्रिंट करके अपने फ्रेंड को दे सकते हो आपस में, एंड देन योर फ्रेंड कैन आंसर इट टू यू कि ठीक है ये वाली चीज़ तुमने ठीक की थी, और एक दूसरे के आप चेक कर सकते हो। उसी तरीके से क्वेश्चन है बहुत सारे मेंस के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए, तो कुछ उसमें टर्मिनोलॉजीज़ हैं, तो GS 1 2 3 4 के ऐसे ऐसे अराउंड 400 से ज़्यादा क्वेश्चन है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एग्जैक्टली सेम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन्हीं के थीम्स के ऊपर बेस्ड हैं ये, और इट्स जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इनको वर्बली डिस्कस कर सकते हो, और एग्जैक्टली सेम थीम, सेम क्वेश्चन और सेम क्वेश्चन के कीवर्ड्स भी होते हैं यहाँ पर यूज़। देन वी हैव दिस डेली प्रोग्रेस ट्रैकर। डेली प्रोग्रेस ट्रैकर बड़ी गजब की चीज़ है। ये जिन लोगों को अपनी परफॉर्मेंस ट्रैक करने में दिक्कत होती है ना, प्रायोरिटाइज करने में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ये जब आप डाउनलोड करोगे ना, उसमें आपको पूरा हाउ टू का वीडियो होगा, उसमें आपको एक्जैक्टली दिखाया होगा मैंने कि आपको यहाँ टास्क में क्या एंटर करना है। ये मैंने थोड़ा स्क्रीनशॉट लिया था, तो आई थिंक इसकी क्वालिटी थोड़ी सी आपको डिग्रेडेड दिख रही होगी। इसमें होता क्या है ना, यहाँ पर अपना आप टास्क मेंशन करते हो, उस टास्क में आपको क्या करना है वो आप यहाँ मेंशन करते हो, उसका एक टारगेट रखते हो, उसमें आप खुद को मार्क्स देते हो, तो आपकी परसेंटेज आपको डेली पता चलती है, आपको 5 दिन का अपना एवरेज पता चलता है, एंड आपका एक ग्राफ प्रिपेयर होता रहता है यहाँ पर, जैसे कि ये रहा आपके सामने। अब आपने पॉलिटी का कोई काम करना था, आपको चैप्टर 5 करना है 2 घंटे में, टोटल आपको 10 मार्क्स थे, आपने खुद को पूरा कर लिया तो 10 मार्क्स दे दिए। तो आपकी फर्स्ट डे का आपने सारे काम कैसे कैसे किए, कोई काम आपने कम किया तो आपने खुद को 7.5 दिए, कोई काम आपने किया ही नहीं तो आपने 0 छोड़ दिया, तो अकॉर्डिंगली आपकी डेली परसेंटेज आपको पता चलती रहेगी। फिर आपको अपने 5 दिन की एवरेज मिल जाएगी कि आपका 5 दिन का 71% था। इस तरीके से अगर आप डेली का देखोगे 5 दिन का आपका 85% से अगर ऊपर जाएगा ना, तो आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है। तो ऐसा ही आपको ग्राफ मिलता रहेगा, अच्छा ठीक है डे 1 मेरा ठीक था, डे 2 में नीचे आ गया, देन डे 4 में थोड़ा मैंने इंप्रूव किया, डे 5 में मैंने बहुत इंप्रूव किया। ये ट्रैक करने में बहुत हेल्प करता है। जब आप डाउनलोड करोगे ना ये, तो आपको इसकी एक्सेल फाइल भी मिलेगी, और आपको इसमें हाउ टू की वीडियो मिलेगी 5-7 मिनट्स की, उसमें मैंने एक्जैक्टली बता रखा है कहाँ पे क्या टाइप करके आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हो। सेम से पैटर्न के ऊपर अपना एक रिपीटेशन का पाइपलाइन भी होता है, आप उसमें चीज़ें सोने से पहले आपको क्या करना है, सोते हैं से बाद में आपको क्या रिपीट करना है, ताकि आप भूलो ना। देर आर मैनी थिंग्स जो आपको एक दिन करनी होती है, दूसरे दिन करनी होती है, सुबह शाम, तो ये भी मैंने एक्जैक्टली हाउ टू वीडियो दिखा रखी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो टाइम लग जाएगा, यहाँ पे एक सैम्पल सा दिखा रखा है कि ऐसा कुछ आपको मिलेगा, फिर हाउ टू वीडियो से आप इसको एडिट करके अपना टॉपिक सेटअप कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं, बहुत जगह यूज़ करने होते हैं, GS 2 में तो पूरा का पूरा ही यूज़ करना होता है आपको, तो इनको याद करने के लिए आसान से एक फ्री में एक PDF है साथ में, आप बहुत ईजिली इसमें सर्च कर सकते हो, एंड यू कैन सिंपली यूज़ दैम। सेम तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री की टाइमलाइन भी 1800 से नाना फडणवीस की डेथ से लेकर के, ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहती हैं इवन प्रीलिम्स में, मेंस में याद करने के लिए, फैक्चुअल डेटा मेंशन करने के लिए। प्रीवियस ईयर की मेंस के अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो दोनों तरीके से हैं, ये टाइप वाइज है, लाइक पहले हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर के, एंशिएंट के अलग से, और सेम ही आपको आगे मिल जाएंगे ये 1999 से हैं, तो ये पूरा का पूरा पेपर वाइज है, तो दोनों टाइप के आपको मिल जाएंगे, फिर वो आपकी चॉइस है आप कैसे यूज़ करना चाहते हो। देन वी हैव कोट्स वगैरह। अब जो कोट्स है ना, उनमें एक चीज़, दो चीज़ देखेंगे, एक तो टाइप वाइज है, लाइक एजुकेशन के सारे कोट्स हैं, ठीक है, और फिर है ऑथर वाइज, बेसिकली जो लीडर्स वगैरह थे उनके नाम के, लाइक गांधी जी के सारे कोट्स यहाँ पर हैं, अंबेडकर जी की हैं, अरिस्टोटल वगैरह की हैं। इसमें मैंने डिफरेंट क्या किया है, आई हैव ट्राइड टू पुट इन ब्रिंगिंग द स्मॉलेस्ट कोट्स, जैसे कि अगर आप ऑफ्रा विनफ्री की देखोगे तो टर्न योर वूंड्स इनटू विजडम, ये बहुत जगह आप यूज़ कर सकते हो। इवन
GS 1 2 3 4 ऐसे में ऑप्शन में कहीं यूज़ कर सकते हो। मैंने कोशिश ये की कि सबसे छोटी वाली जो कोड्स हो सकती है ना मैक्सिमम पॉसिबल, उनको पुटअप करने की, क्योंकि उनको याद करना ईजी होता है। लंबे लंबे कोड्स को ना याद करने में बहुत दिक्कत होती है। देन टॉपर्स का कुछ डेटा है जो आपको बहुत अच्छे से आप इनको ट्रैक कर सकते हो कि यार किस टॉपर के कितने मार्क्स वगैरह कहाँ कहाँ आ रहे थे, तो आपको एग्जैक्टली परफॉर्म कहाँ करना है। तो 2014 से 2021 तक के टॉपर्स का कुछ डेटा है, यू कैन चेक देम कि यार किस टॉपर की परफॉर्मेंस कितनी ऊपर थी, तो किस सब्जेक्ट में मुझे कौन से टॉपर का कौन से नोट्स पढ़ने चाहिए, वो सब आपको मिल जाते हैं। बट आपको थोड़ा डेटा चाहिए होता है। एंड अलॉन्ग विद दिस आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से ईयर में कितने लोगों ने कितना परफॉर्म किया, कितने सिलेक्शन रेट चल रहा है। उसके अलावा कौन सा एजुकेशन बैकग्राउंड के लोग हैं जिनके सिलेक्शन ज़्यादा हो रहे होते हैं, किस तरह के एग्ज़ाम में कितना एंट्रेंस आ रहा होता है, कौन से ऑप्शनल में सक्सेस रेट कितना चल रहा है। तो ये सब डेटा यहाँ पर है, आप उनको यूज़ कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन में, अपनी चीज़ों को प्लान करने के लिए। तो ये आपको एडवांटेज मिलता है। और भी ऐसी 4-5 और फाइल्स हैं, अभी सैम्पल है थोड़ा, तो मैंने कम चीज़ें आपको दिखाई हैं, और भी बहुत कुछ आपको साथ में मिलता है। अब बात करते हैं कंटेंट को डाउनलोड करने की, कुछ डिस्काउंट की, कुछ अपडेट्स की और कुछ वैलिडिटी की। तो जो आप वीडियो देख रहे हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड का लिंक है। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो सामने जो पेज है ये खुल जाएगा। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले जो रेड में है ये तो ओवरऑल है, यानी कि जो भी मैंने आपको कंटेंट दिखाया था प्लस में जो एडिशनल फ्री कंटेंट था वो भी आपको साथ मिलेगा। तो ये रेड वाले में ये पूरा का पूरा पैकेज एक साथ है। बट किसी को अगर पूरा पैकेज ना लेना हो, किसी को कुछ सेपरेट चीज़ें लेनी, जैसे सिर्फ निमोनिक्स या सिर्फ माइंड मैप या फिर सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स टाइप करके, तो वो अलग अलग जो लिंक्स हैं यहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। जो अपडेट्स हैं वो सिर्फ ऑल इन वन यूपीएससी हैंड बुकलेट पर ही मिलेंगे, और अपडेट्स की वैलिडिटी 3 मंथ्स की होती है। यानी कि अगर आप आज परचेज करते हो तो आज की डेट से अगले 3 मंथ्स तक अगर कोई अपडेट जनरेट होता है, वैसे जो कंटेंट है वो मोस्टली आपको अपडेटेड ही मिलेगा, बट जस्ट इन केस अगर कोई अपडेट जनरेट होता है, इफ़ द क्रिएटर हैज़, बेसिकली दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्रिएटर, तो वो आपको आपके ईमेल पर ही मिल जाएगा। जब आप ये पीडीएफ डाउनलोड करोगे ना, तो ये आपको आपके ईमेल पर ही डिलीवर होगा सारा कंटेंट। और आप चाहो तो ये जो कोड है यूपीएससी 50 का, ये यूज़ कर सकते हो। ये सिर्फ आपको यूपीएससी हैंडी बुकलेट पर अवेलेबल होगा, तो आपका जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 50% तक रिड्यूस हो जाएगा। अगर आप चाहो तो दूसरी चीज़ें भी डाउनलोड कर सकते हो। जब आप परचेज कर लोगे तो आपको अपने ईमेल पर जाना है, वहाँ आपको सर्च करना है इंस्टा मोजो सर्च करते ही आपको 2 ईमेल्स मिलेंगे। एक पे आपका पीडीएफ का बिल होगा और दूसरे में आपकी ये जो इंडेक्स पीडीएफ होगी जिसमें आपका ये कंटेंट होगा। तो अगर जस्ट इन केस आपको वो सर्च करने में इशू हो रहा हो तो अपने ईमेल में आप इजीली सर्च करना इंस्टा मोजो या फिर यूपीएससी हैंड बुकलेट, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप एडमिन को कॉन्टैक्ट करके भी अपने इस इशू के बारे में डिस्कस कर सकते हो। जस्ट इन केस अगर आपको ईमेल ना मिल रहा हो तो कोई भी जो कम्युनिकेशन होगा अपडेट वगैरह का भी, वो भी सब ईमेल के थ्रू ही होगा। जब आप प्रोडक्ट को परचेज करते हो तो विद इन 7 डेज आप उस प्रोडक्ट को अपने डिवाइस में डाउनलोड करके सेव भी कर सकते हो, तो वो आप हमेशा के लिए आपके पास रहेगा। तो आप कर लीजिएगा, द मोमेंट आप परचेज करो उसको अपने डिवाइस में सेव कर लेना, अपना खुद का एक बैकअप क्रिएट कर लेना। सारी फाइल डाउनलोडेबल है, आप हमेशा के लिए लाइफ टाइम उन फाइल्स को अपने पास रख सकते हो। डाउनलोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्विकली परचेज करो, अदरवाइज ये डिस्काउंट जो कूपन है ये कभी भी खत्म हो सकता है, एक्सपायर हो सकता है। हमारा जो दूसरा टॉपिक यहाँ पर है उसमें हम बात करेंगे ग्लोबल एआई गवर्नेंस, यानी कि वैश्विक स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की गवर्नेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हो रही है, क्या कोई कानून बना है पूरे वैश्विक स्तर पर? कोई कानून है जो इसकी निगरानी कर रहा है? उसी चीज़ को समझेंगे, ठीक है। तो इसमें हम बहुत ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं, ग्लोबल एआई गवर्नेंस। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, यह टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। शुरू करें। सबसे पहली बात, सुर्खियों में क्यों बना हुआ? देखो अभी हाल ही में ना काउंसिल ऑफ यूरोप, यूरोपीय परिषद है उसको काउंसिल ऑफ यूरोप बोलते हैं, उन्होंने दुनिया में पहली बार कानूनी रूप से बाध्यकारी जो भी एआई संधि है ना, संधि, उस पर हस्ताक्षर के लिए रास्ता खोल दिया है। ये जो संधि है ना, एआई का इस्तेमाल करते हुए मानव अधिकार, इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार, लोकतंत्र, इंग्लिश में बोलते हैं डेमोक्रेसी, और कानून के शासन की रक्षा करने पर बहुत ही जोर देने वाला है, ठीक है। अब ये काउंसिल ऑफ जो यूरोप है, सीओई, ये 1949 में बनी एक संगठन है, अंतर सरकारी संगठन है। इसमें 46 देश शामिल हैं, ठीक है जी। कौन से महत्वपूर्ण देश है? जापान भी है, अमेरिका भी है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, और यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे देश हैं। तो ये ना बहुत ही बड़ा समूह है जो कि मानव अधिकारों और लोकतंत्र को मजबूत करना चाहता है। 2019 में क्या हुआ था, एक बहुत ही विशेष समिति है, उसको बोलते हैं CAHAI कहाई। ये यूरोपीय परिषद ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक तदर्थ समिति बनाई थी। आप अपने एग्जाम में ना इस तरह से ब्रैकेट में ये इंग्लिश का लिख सकते हो, हिंदी वाले, ये तो आप लोगों को विकास सर ने भी बताया हुआ है,
दीदी कीर्ति जी ने। तो उन्होंने कहा कि CHI पर एक बनाएगी, जिसने सोचा कि क्या हमारा जो ये AI होता है इस पर एक कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता संभव है। और अब वो समझौता हकीकत में बदल चुका है। शुरुआत इस कॉन्सेप्ट की कब हुई? 2019 में। ठीक है, अब ये जो संधि है ना, ये अकेले नहीं आया है। ये G7 का भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक समझौता था, पैक्ट भी बोल सकते हो, है ना। यूरोप का भी जो AI का कानून है वो भी है, और ब्लेचली डिक्लेरेशन भी है। ब्लेचली घोषणा पत्र यानी कि ब्लेचली डिक्लेरेशन है, उस तरह की दूसरी अंतर्राष्ट्रीय कोशिशों के साथ ही तालमेल में है ये ग्लोबल AI गवर्नेंस। इसका मतलब कि दुनिया भर से लोग मिलकर इस AI पर नियम बना रहे हैं। ठीक है जी, ओके। अब इसके प्रोविजन के, ये जो हमारा पूरा का पूरा फ्रेमवर्क है कन्वेंशन, इसके कुछ प्रावधान जान लेते हैं। ये जो संधि है ना, कहाँ कहाँ तक है कवरेज, इस सरकारों और उनके तरफ से काम करने वाली जो भी निजी कंपनियां हैं उन सब पर ये लागू होता है। ठीक है, मतलब कि सरकार और प्राइवेट कंपनियों को AI का इस्तेमाल करते वक्त इंसानों के अधिकारों और लोकतंत्र पर ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब जो देश इस संधि पर हस्ताक्षर करेंगे उन्हें ऐसे कानून और नियम बनाने होने से जो AI के पूर्व सॉरी AI के पूर्व क्या गया मैं AI के जो पूरे जीवन चक्र के मानव अधिकारों की रक्षा करेंगे, तो लोकतांत्रिक संस्थाओं का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। मैं इस बात को थोड़ा सा रिपीट करना चाहूँगा, ये पॉइंट भी इन्होंने बढ़ा दिया हुआ है। ठीक है, देखो, जो भी देश इस पूरी की पूरी ग्लोबल AI गवर्नेंस की जो संधि बनने वाली है ना, जिसको हस्ताक्षर के लिए खोला, जिस पर हस्ताक्षर करेगा, उनको अपने अपने कानून बनाने पड़ेंगे, देश में जाकर के भी नियम बनाने पड़ेंगे। ठीक है, उनको वहाँ के मानव अधिकारों की रक्षा करनी पड़ेगी, ह्यूमन राइट्स की रक्षा करनी पड़ेगी। ठीक है, और किसी भी तरह से वो लोकतंत्र यानी कि हमारी जो डेमोक्रेसी होता है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये सब बातें इसके प्रावधान में कही गई हैं। ठीक है, आगे भी देखते हैं, कुछ कुछ अपवाद वगैरह भी होते हैं। अब पॉइंट एक ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरा समझने की कोशिश करना। ये जो संधि है ना, ये किसी खास तकनीक को टारगेट नहीं कर रही है, ये टेक्नोलॉजी न्यूट्रल है। मतलब कि चाहे कोई भी AI तकनीक हो, ये नियम उन सब AI तकनीकों पर लागू हो जाएंगे। ये नहीं कह सकता कि सिर्फ चैट GPT पर लागू होगा, नहीं, ये गूगल के जेमिनाई पर भी लागू होगा, ये ओपन AI के सोरा पर भी लागू होगा, जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा सब पर लागू होगा। ठीक है, अब इन नियमों की ना अपनी एक रिस्क बेस्ड अप्रोच बनाई गई है। ठीक है, रिस्क बेस्ड मतलब कि आप कितना खतरा उठा सकते हैं इसके अंदर, मतलब कि जो AI ज़्यादा खतरनाक हो सकता है उस पर ज़्यादा सख्त नियम बनाए जाएंगे। ठीक है, इस संधि में ना कुछ चीज़ों को अपवाद में रखा गया है, एक्सेप्शंस बोलते हैं जिसे हम, जैसे कि हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा पे नेशनल सिक्योरिटी को अलग रखा जाता है ना। हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का होता है, हमारा जो रॉ होता है। अब रॉ को किसी को पता भी, रॉ का हेड ऑफिस कहाँ है, रॉ का हेड कौन होता है, कितनी बार बदलता है, हमें नहीं पता चलता रॉ के बारे में। रॉ की फंडिंग कहाँ आती है? भारत में संसद में जब हमारा बजट आता है, कभी सुना है कि बजट के अंदर रॉ को कितना पैसा दिया गया है? नहीं होता। इन चीज़ों को हमेशा अपवाद में रखा जाता है। ठीक है, तो लेकिन अगर किसी टेस्ट में मानव अधिकार या लोकतंत्र को खतरा होगा तो वहाँ पर नियम हमारे लागू हो जाएंगे। तो ये जो संधि है ना, ये AI के इस्तेमाल में हर पड़ाव पर मूलभूत सिद्धांतों जैसे कि पारदर्शिता होता है, ठीक है, जवाबदेही, निष्पक्षता, उन सबको लागू करने पर जोर देती है। आगे हम लोग बात करेंगे कि वैश्विक स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गवर्नेंस की हमको आवश्यकता क्यों है। अगर हम इंग्लिश में बोले तो व्हाट इज़ द नीड फॉर द ग्लोबल AI गवर्नेंस। देखो, सबसे पहले बात आती है जोखिम को न्यूनीकरण करना। देखो, दुनिया को एक साथ लेकर नियम बनाने की ना ज़रूरत इसलिए क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारे नए नए जोखिम पैदा कर रहा है। नौकरियों के जाने का डर हो गया लोगों को, है ना। भेदभाव फैलने की संभावना बढ़ गई है, गलत तरीके से निगरानी रखी जा सकती है ना। और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे ना, तो हमारी जो मिलिट्री होती है, हमारी जो सेना होती है ना, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करती है। तो वहाँ से अगर ये चीज़ का कभी कुछ दुरुपयोग हुआ, है ना, और हथियारों की होड़ में हो सकता है कि और भी जोखिम बढ़ सकता है। तो इसलिए हमें आवश्यकता है कि इस चीज़ को गवर्न किया जाए, इस पर एक नियम बनाया जाए। आगे हम लोग जब बात करते हैं इसके अंदर कि लोकतांत्रिक कामकाज के लिए खतरा, डेमोक्रेटिक डेली पर जो लेवल पर जो होता है, तो AI की वजह से ना फेक वीडियोस, डीप फेक और झूठी जानकारी बहुत तेजी से फैलती है, जिससे चुनाव जैसे जो लोकतांत्रिक प्रोसेस होते हैं ना, उन पर बहुत बुरा असर पड़ जाता है। ठीक है, असमानताओं से निपटना, है ना, मतलब कि हैंडलिंग द इनइक्वालिटीज। मैं साथ साथ में इंग्लिश के भी वर्ड्स बोलते हुए चलूंगा ताकि कुछ लोगों को अगर उस शब्द का, देखो आप बेशक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, लेकिन ऐसी बात, इस बात पर कोई कंपल्शन नहीं होता कि आपको हिंदी के भी सारे शब्दों का पता होगा।
जैसे जो लोग इंग्लिश मीडियम के होते हैं उनको इंग्लिश का सब कुछ नहीं पता होता, उसी तरीके से। तो इनइक्वालिटीज़ को हैंडल करना। अब बात ये आती है कि ग्लोबल लेवल पर, है ना, वैश्विक स्तर पर नियम बनने में बहुत सारे जो विकासशील देश है ना, उनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, डेवलप हुए नहीं हैं, ठीक है, ऐसे में दुनिया के कुछ देश ही इस तरह के फैसले लेते हैं, जिसके कारण असमानता बढ़ जाती है। 100 में से सिर्फ ऐसे कुछ 30 से 40 देश होते हैं जो फैसले ले पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश बच जाते हैं, लगभग 70 से 60 के आसपास, जो अभी तक पूर्ण रूप से विकासशील नहीं बन पाए हैं। ठीक है जी। उसके बाद सीमा पार प्रकृति को देखना। ठीक है, देखो एआई के, आर्टिफिशियल के मुद्दे सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहने वाले हैं। ठीक है, डेटा का चोरी हो जाना, ठीक है, डेटा की गोपनीयता, डेटा प्रिवेसी बोलते हैं इसको, उस बात, इस तरह की चीज़ों का उल्लंघन होगा ना, तो ये जो सब समस्याएं आएंगी ना, ये एक साथ कई देशों पर असर डालेंगी। ठीक है, एआई का अनुचित तरीके से समायोजन होना। ठीक है, तो यहाँ पर समायोजन मतलब कि वी कैन से कि मिस अलाइनमेंट। ठीक है, अब कई बार एआई वो नहीं करता जो हम चाहते हैं। कभी वो इलाज का गलत सुझाव भी देता है ना, कभी कभी वो भेदभावपूर्ण फैसले भी लेता है, और फिर अनफिट कंटेंट को हटा नहीं पाता वहाँ से। तो ये सब इंसानी मूल्यों के खिलाफ जाता है। अगर आप देखोगे, ये वाला पॉइंट आप कहीं ना कहीं अपने एथिक्स वाला जो सब्जेक्ट होता है ना, वहाँ पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यापक पैमाने का परुपयोग, देखो उसको बोलते हैं वाइड स्केल डिप्लॉयमेंट। एआई अब स्वास्थ्य के अंदर काम करेगा, बैंकिंग में काम करेगा, पुलिस के बहुत सारे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में फैसले लिए जाएंगे एआई से। तो ऐसे में इसे नियंत्रित करने के लिए बहुत सख्त और साफ नियम बनाने ज़रूरी हैं। इसलिए हमें वैश्विक स्तर पर इसकी गवर्नेंस पर काम करना पड़ेगा। अब वैश्विक स्तर पर करेंगे तो बहुत सारी चुनौतियां भी आएंगी, जैसे हम कहते हैं अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चैलेंजेस के हम। ठीक है जी। तो प्रतिनिधित्व की कमी, ठीक है, मतलब कि रिप्रेजेंटेशन का गैप होना, ये बहुत बड़ी समस्या है। प्रतिनिधित्व की कमी, कुछ गिने चुने देश ही हैं जो एआई गवर्नेंस की पहल में शामिल है, जबकि 100 से ज़्यादा देश इससे बाहर हो चुके हैं। ठीक है, देखो इससे जो फैसले हैं ना, वो बहुत सीमित देशों के द्वारा लिए जाते हैं, जो सबके हित में नहीं हो सकते। ठीक है, उदाहरण के लिए मैं लाइन जो लिखी उसको पढ़ देता हूँ आपके सामने। उदाहरण के लिए, एआई से जुड़ी कई चर्चाओं या पहलों से में केवल 7 देशों द्वारा ही भाग लिया जा रहा है। ग्लोबल साउथ के ज़्यादातर देशों, यानी कि लगभग 118 देशों को इन पहलों में शामिल ही नहीं किया गया है। तो ये उदाहरण भी आप लिख सकते हैं। समन्वय संबंधी अंतराल, ठीक है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन में गैप हो जाना। तो ये दूसरी चुनौती है, समन्वय की कमी होना। तो इसमें मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ, कोई एक ग्लोबल स्टैंडर्ड नहीं होने की वजह से ना, जगह जगह पर अलग अलग नियम होते हैं, जिसके कारण काम करने में बहुत तकलीफ होती है। अब इस समस्या का ना बहुत ठोस कोई समाधान निकाल पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो दुनिया के ना अलग अलग नियम आपस में तालमेल नहीं बिठा पाते। ठीक है, कार्यान्वयन की कमी, इम्प्लीमेंटेशन का गैप होना, ये एक हमारी तीसरी मूल समस्या होती है। ठीक है, इसको हम लोग अमल करने की कमी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कई सारे देशों के पास ना संसाधन या व्यवस्था नहीं है कि वो कंपनियों या फिर खुद सरकारों को जवाबदेह बना सकें। ठीक है, अब होता क्या है कि ना ही अच्छी फंडिंग है, ना ही अच्छी ट्रेनिंग के इंतजाम होते हैं, जिसके कारण जो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है ना, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिशें कमज़ोर पड़ जाती हैं। तो इंग्लिश में बोलूँ तो रिप्रेजेंटेशन गैप, कोऑर्डिनेशन गैप और इम्प्लीमेंटेशन गैप। अब ये आपके पास कीवर्ड भी हो गए, है ना, कि इस तरह के टॉपिक में अगर चैलेंजेस बनाने हो तो शॉर्टकट बना लो कि रिप्रेजेंटेशन गैप, कोऑर्डिनेशन गैप और इम्प्लीमेंटेशन गैप। ठीक है, अब इसका अपना शॉर्टकट बना लो। एक ग्रुप होता है ना, RIC, रशिया इंडिया चाइना, तो कर लो कि भाई ऐसा कोई टॉपिक आएगा गवर्नेंस टाइप का, AI टाइप का, उसमें चैलेंजेस का ये फॉर्मेट रखेंगे, ये वाला, और RIC गैप कर देंगे। वैसे भी तीनों कंपनी कंट्रीज में भी गैप है ना, तो आपका एक शॉर्टकट भी बन गया याद रखने का। ठीक है, अब थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं इसमें, मैं आपको, ठीक है, तो किस किस तरह के जो कदम है वो उठाए गए हैं, जरा उनको देखते हैं कि भारत के द्वारा किस तरह के कदम उठाए गए हैं अभी तक ना। NSAI, तो इसमें क्या है, भारत ने, नीति आयोग ने #AI4all, तो इसको एक्चुअल में तो ये इस तरह से है, #AI4all, ये इस तरह से पूरा हिंदी में उन्होंने, ये विजन वाला ना इसको ट्रांसलेट कर देते हैं कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर की वजह से, तो ये प्रॉपर नहीं होता है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो जो हमारा ये नीति आयोग है, हम नीति आयोग के बारे में आप सब लोग जानते हैं, उन्होंने ना ये वाला एक हैशटैग स्टार्ट किया था। तो इसमें ना वो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, ठीक है, ये रणनीति बना रहे हैं बेसिकली। तो ये जो रणनीति होने वाली है ना, ये स्वास्थ्य, खेती, है ना, शिक्षा, इस तरह के क्षेत्रों में AI की ताकत को सही इस्तेमाल से आगे बढ़ाएगी।
फिर आएगा जिम्मेदार एआई के लिए सिद्धांत तक। अब हमारे नीति आयोग ने ऐसे बहुत सारे सिद्धांत जारी किए जो बताएंगे कि एआई का इस्तेमाल नैतिकता और जवाबदेही के साथ कैसे हो। ठीक है, तो नैतिकता मतलब आप कह सकते हैं कि एथिकल हो। ठीक है, जवाबदेही का मतलब आप कह सकते हैं अकाउंटेबिलिटी हो। ऑलराइट, इनके बाद इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए भी बहुत सारे निर्देश दिए गए हैं, ताकि सरकार और जो निजी क्षेत्र है ना, वो दोनों आपस में मिलकर काम कर सके। फिर आगे हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताता हूँ। अब इन्होंने क्या किया है, देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स और ये जो हमारी मंत्रालय है ना, मीटी वाला, इन्होंने इंडिया एआई प्रोग्राम के जरिए भारत में एआई इनोवेशन, ट्रेनिंग और नैतिक मुद्दों पर काम करना शुरू किया। इसके तहत इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारे केंद्र बनाए हैं। ठीक है जी, अब ये जो केंद्र बनाए जा रहे हैं ना, यहाँ पर एआई के एक्सपर्ट्स तैयार किए जाएंगे, वो लोग हैंडल करेंगे आगे। फिर आएगा डिजिटल पर्सनल डेटा एक्ट जो हमारा आया था रिसेंटली। अभी जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है ना, इसके तहत आम लोगों के डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता बेहतर की जाएगी। इसके कारण जो हमारा एआई सिस्टम होगा ना, वो गलत तरीके से डेटा का कुछ दुरुपयोग कर ही नहीं पाएगा। ठीक है जी, फिर एक ग्लोबल पार्टनरशिप भी आई है, यानी कि वैश्विक स्तर के ऊपर हम लोग पार्टनरशिप भी कर रहे हैं। ठीक है जी, भारत की जो ग्लोबल पार्टनरशिप होगी ना, जो जीपीआई है, ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो भारत इसका हिस्सा है, जहां पर वो अन्य देशों के साथ मिलकर, भारत दूसरे देशों के साथ मिलकर इस जिम्मेदार तरीके से एआई के लिए विचार विमर्श करता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मानक बनाए गए हैं ना, उन सबसे तालमेल भी बनाता है अपना। अब देखते हैं वैश्विक स्तर पर किस तरह के कदम उठाए गए थे। तो ये तो हमने भारत के कदम देख लिए, 5 कदम, 1 2 3 4 5। ठीक है जी, आगे देखते हैं कि वैश्विक स्तर पर किस तरह के कदम उठाए गए। तो जो G7 के जो ग्रुप है ना, जो समूह है, उसके देशों ने मिलकर एक समझौता किया है कि जो एआई की जिम्मेदारियों से विकसित करने के लिए जो भी दिशा निर्देश होंगे ना, उनको एक संकलन बनाएंगे। ठीक है, अब इस सब में शामिल होना अपने आप में बहुत ही स्वैच्छिक है। ठीक है, फिर भी बहुत बड़ी पहल है। ठीक है, स्वैच्छिक मतलब आप समझते हैं ना, वॉलेंट्री है, आपकी मर्जी है, अपनी स्वयं की इच्छा से आप करना चाहो तो करो, वरना मत करो। फिर यूरोपीय संघ, ईयू, यूरोपियन यूनियन बोलते हैं इसको, इन्होंने भी इस पर काम किया है कि नहीं। उन्होंने अपना एआई का एक एक्ट बनाया है। ठीक है, जो एआई के उपयोग को जोखिम के आधार पर वर्गीकृत करेगा। वर्गीकृत करेगा मतलब कि उसकी कैटेगरीज बना देगा। वर्गीकृत करना, कैटेगरीज बनाना, बहुत ज्यादा खतरनाक वाले कौन से होंगे, है ना, उच्च जोखिम किसका होगा, न्यूनतम जोखिम किसका होगा, जिसके कारण इस तरह के नियमों को लागू करना आसान हो जाएगा। फिर अच्छा, ब्लैचले डिक्लेरेशन। देखो, ये डिक्लेरेशन जो होते हैं ना, घोषणा पत्र, ये एग्जाम में आपके प्रीलिम्स में आ जाते हैं, तो ब्लैचले नाम है इनका। ठीक है, अब हुआ क्या ना कि जो ब्लैचले डिक्लेरेशन है ना, इसमें 28 देश जमा में यूरोपियन संघ, ठीक है, इन सब ने मिलकर एआई से जुड़े जो भी मौके, अपॉर्चुनिटीज बोलते हैं और खतरे जो डेंजर्स होते हैं ना, उन सब की एक साझा करके एक संकलन बनाया, एक कलेक्शन बनाया हम कह सकते हैं। अब इससे क्या होगा, इससे आगे चल के ना भविष्य में स्ट्रैटेजी बनाना, रणनीति बनाना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ कदम उठाए गए हैं, अब आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। तो हमारा टॉपिक अब खत्म होने वाला है, हम लोग इसके लास्ट सेक्शन पर आ गए कि आगे की राह क्या होगी। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वे फॉरवर्ड क्या होगा। तो यूएन की एक रिपोर्ट आई थी, उन्होंने कुछ सिफारिशें करी हैं, रिकमेंडेशन जिनको बोलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम में, परीक्षा में जब आप इस तरह की चीज़ों को बारे में लिखते हो ना, ये एक रिपोर्ट था, उनकी सिफारिशें हैं, उसके नंबर ज़्यादा मिलते हैं आपको। तो उन्होंने कहा कि हमें एक बहुत ही लचीला और सबको जोड़ने वाला ढांचा बनाना चाहिए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल बनाना चाहिए जहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ हों। संयुक्त राष्ट्र की बैठक में हर 2 साल पर पॉलिसी संवाद होना चाहिए, है ना। एआई एक्सचेंज प्लेटफॉर्म होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, सभी मिलकर एआई के नियम, परिभाषा और मानकों को तैयार करेंगे, है ना। एक ट्रेनिंग नेटवर्क बनाने की बात की गई है, इसमें कमजोर देशों या संस्थानों की को मदद मिलेगी। फिर एक ग्लोबल फंड जहाँ पर पैसे आए वो भी होना चाहिए, जिससे दूर दराज के इलाकों को भी एआई की सुविधा मिल सके। उसके अलावा भी उठाए जाने वाले कुछ और भी कदम हैं, है ना। तो भारत के अंदर एआई कानून बनाने की तैयारी चल रही है, ताकि आर्थिक विकास भी हो और खतरों को भी रोका जा सके। तो एआई को इंसानी मूल्यों से जोड़कर रखना अहम है, जिससे कि गलत जानकारी और भेदभाव पर रोक लगाई जा सके। ठीक है जी, तो देखो, ये ग्लोबल एआई गवर्नेंस का पूरा मामला था, है ना। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये आसानी से समझ में आ गया होगा, है ना। आप लोगों का जो यूपीएससी, यूपीपीएससी और इनफैक्ट एसएससी के भी जो टॉपिक्स होते हैं ना, वो भी यहाँ पर कवर हो रहे होते हैं। तो वीडियो आपको समझ में आ रही होगी,
तो कहीं ना कहीं मुझे फीडबैक शेयर कर देना। मैं कोशिश और भी ज़्यादा कर रहा हूँ चीज़ों को और सरल करने की आप लोगों के लिए। अपना नेक्स्ट टॉपिक है शिकायत निवारण तंत्र, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। तो क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि सरकार तक आपकी आवाज़ नहीं पहुंच रही? ठीक है, तो एज पर द गवर्नमेंट, सरकार के मुताबिक अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे जीआरएम के बारे में। इसको आप लोग शॉर्ट में लिखो तो जीआरएम लिख सकते हो। ठीक है जी, तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, यूपीएससी और एसएससी की तैयारी करने वालों के लिए बहुत ज़रूरी है, ध्यान से देखना। ठीक है, आप इसको मिस नहीं करना चाहोगे। सबसे पहले बात करते हैं कि ये सुर्खियों में क्यों बना हुआ है, न्यूज़ में क्यों बना हुआ है। तो हुआ क्या है ना कि MOPPGP, ठीक है, अब इसको इग्नोर करना। आइडिया के लिए कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय है ये। ठीक है, इन्होंने ना कुछ गाइडलाइंस निकाली हैं। ठीक है, यानी कि दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि जो शिकायतों का निपटारा जल्दी किया जा सके, आसानी से किया जा सके और सही तरीके से किया जा सके। तो सोचो कि आपकी शिकायतें जो होंगी और भी तेजी से सुलझेंगी, है ना। और ये जो पारदर्शी प्रशासन की और एक और बड़ा कदम होने वाला है, जिससे आपकी आवाज़ को बहुत सम्मान भी मिलेगा। समझते हैं इसको और आगे। तो जो कुछ की हाइलाइट्स हैं, मुख्य दिशा निर्देश, उनको जरा देख लेते हैं। मेन मेन पॉइंट्स क्या हैं इन दिशा निर्देशों के। ठीक है जी, पहला पॉइंट ये है कि सरकार एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आ रही है जो सीपी ग्राम के साथ जुड़ेगा। ठीक है जी, इसको भी समझेंगे आगे क्या होता है ये। इससे आपको शिकायत दर्ज करने के लिए बार बार अलग पोर्टल पर जाने की जरूरत नहीं होगी, यानी कि यह एक ही जगह से काम करेगा। इससे दोहराना नहीं होगा, अधिकारियों का भी समय बचेगा और अब आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा और शिकायतें भी जल्दी से निपटेंगी। ठीक है, दूसरा, हर एक मंत्रालय और विभाग में एक नोडल अधिकारी होंगे जो आपकी शिकायतों को जल्द और सही तरीके से हल करेंगे। इससे उनकी जवाबदेही बढ़ जाएगी और आपको सही समय पर समाधान मिलेगा। ठीक है, तो ये अधिकारियों पर एक तरह से निगरानी रखने जैसा है, जिससे सबको बेहतर काम करने की प्रेरणा भी मिलेगी। ठीक है जी, इसके बाद तीसरा, हर एक मंत्रालय विभाग में एक खास शिकायत सेल बनेगा। ठीक है, यहाँ ऐसे लोग होंगे जो उन योजनाओं और कामकाज को अच्छी तरह से जानते होंगे जिनसे आपकी शिकायत जुड़ी हुई है। ठीक है, एक्सपर्ट्स भी बोल सकते हैं आप इनको, जिससे आप अपनी बात को समझाने में परेशान महसूस नहीं करेंगे और आपकी समस्या को समझकर जल्दी से उसका हल भी निकाला जाएगा। ठीक है जी, चौथी बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। शिकायतों का निपटारा अब 30 दिन से घटाकर 21 दिन में कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि हफ्ते भर में से भी कम समय लगेगा आपका इसमें। मतलब सॉरी, मैं एक लाइन थोड़ी सी ऊपर नीचे बोल गया, मैंने अभी माइनस किया, इसमें से घटाया। तो लगभग लगभग एक सप्ताह ज़्यादा समय और कम कर दिया गया आपका। तो तेज़ी से आपके भरोसे को बढ़ाया जाएगा, जल्दी से समाधान मिलने पर आपका समय बच जाएगा यहाँ पर। इसके बाद पांचवा जो हमारा यहाँ पर पॉइंट है, सरकार हर महीने एक इंडेक्स निकालेगी, जिसे हम रैंकिंग भी बोल सकते हैं, है ना। मंत्रालयों की, विभागों को, उनको रैंकिंग देगी ताकि ये मंत्रालय फिर आपस में एक दूसरे से कम्पीट करेंगे कि कौन सा मंत्रालय जल्दी शिकायतें निपटा रहा है, कौन सा किस तरह से। तो उनके आपस में कुछ जो प्रतियोगिता होगी ना, उससे क्या होगा कि एक बहुत ही बेहतर काम करने की कोशिश वो करेंगे। छठा जो पॉइंट यहाँ पर है, 2024 की जो एक पॉलिसी आई थी, गाइडलाइन दिखाती है कि सरकार ने 2022 में सीपी ग्राम के तहत कुछ 10 चरणीय सुधार लागू किए थे। ठीक है, जिससे यह ज़्यादा आधुनिक और आसान बन गया है अब। तो अब इसमें ना रियल टाइम ट्रैकिंग, ऑटोमेटिक रिमाइंडर जैसे फीचर्स बने हुए हैं जो आपकी शिकायतों को तेज़ी से आगे बढ़ने में मदद करेंगे। तो एक बार थोड़ा इनको नज़र मार लें। इसमें सब सीपी ग्राम 7.0 आया था। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया। 22 भाषाएं जो हमारे संविधान में है उनको अनुसूचित किया गया, है ना। सूचकांक बनाया गया, फीडबैक कॉल सेंटर। तो इस तरह से अलग अलग फीचर्स दिए गए थे। देखो, जब आपके पास एग्जाम होगा ना मेंस का, और आपको ये फीचर्स ना प्रीलिम्स में नहीं पूछे जाते, इस तरह की चीज़ें, ये चीज़ें क्या होती हैं, ये आपसे ना मेंस में लिखवाई जाती हैं। तो आप 4 भी लिख दोगे ना वहाँ पर, 5 भी लिख दोगे, बहुत होगा। आपको 10 के 10 फीचर लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म के बारे में, जीआरएम के बारे में। ठीक है, ये क्या चीज़ होती है। ठीक है, इसको समझते हैं। देखो, एक ऐसा सिस्टम है जिससे ना आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हो जब सरकारी सेवा में कोई कमी हो जाती है तब, और आपको अपना अधिकार नहीं मिल रहा होता। ठीक है, तो ये ना एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव रखने जैसी बात है। यहाँ पर जनता की आवाज़ सुनी जाएगी और अधिकारियों पर भी जवाबदेही तय की जाएगी। ठीक है जी, फिर जो जीआरएम किसी भी संगठन की कामयाबी को मापने का एक तरीका कह सकते हो आप। अगर जनता को जो सुविधा अधिकार देने का वादा किया गया वो सही तरीके से नहीं मिला, तो नागरिक शिकायत कर सकते हैं। तो ये सिस्टम बताता है कि संगठन कैसा काम कर रहा है, कहाँ सुधार की जरूरत है। ठीक है जी, अब यहाँ पर 2 चीज़ें बनेंगी, DARPG, आप इसको जरा समझ लीजिएगा, और लोक शिकायत निदेशालय। ठीक है, ये इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंदर
आता है ये वाला। कैबिनेट सेक्रेटरीट यहाँ पर थोड़ा महत्वपूर्ण भी हो जाता है। फिर DARPG की फुल फॉर्म क्या होती है, इंग्लिश वाली बता देता हूँ आपको एक बार। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग। ठीक है जी, ये अपनी वही मिनिस्ट्री के अंडर ही आता है ये वाला भी। तो केंद्र सरकार के अंदर ना दो बड़ी एजेंसियां जो शिकायत पर काम करती हैं, वन इज DARPG और दूसरा डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेज, ये दो। ठीक है, अब DARPG जो है ना ये प्रशासनिक सुधार और शिकायत निपटाने पर काम करता है, जबकि DAPG, इसको मैं अगर यहाँ शॉर्ट के लिए DAPG लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, DAPG सीधे कैबिनेट सचिवालय से जुड़ा हुआ है। ये संस्थाएं मिलकर सुनिश्चित करती हैं कि आपकी शिकायत उच्च स्तर तक पहुंच सके और हल हो सके। ठीक है जी, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ डेटा बताना चाहूँगा शिकायत निवारण की स्थिति क्या चल रही है भारत के अंदर। देखो आप जानते हो 2022 से और 2024 तक, ठीक है, CP ग्राम ने करीब 60 लाख शिकायतों का निवारण किया था, और इसमें से 1 लाख से भी ज़्यादा शिकायतें के 1 लाख से ज़्यादा अधिकारियों को इस पर जोड़ा गया था। ये जो पोर्टल है ना CP ग्राम का, ये 24 घंटा 7 दिन खुला रहता है। आप कभी भी शिकायत दर्ज कर सकते हो, है ना। और ये सब इस पोर्टल पर संभव है, जिससे शिकायतों को ट्रैक करना, निपटाना दोनों आसान हो जाता है। ठीक है जी, शिकायत निवारण के लिए कुछ पहल लिए गए हैं, ठीक है, कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए थे, उनको देख लेते हैं। और भी मतलब ये जो अभी हमने बात की थी उसकी तो है, उसके अलावा भी अन्य भी कुछ पहले, अदर इनिशिएटिव्स बोलेंगे हम इसको इंग्लिश में। तो सिर्फ यही नहीं है, सरकार ने कई सारे कदम उठाए थे ताकि ये चीज़ बेहतर की जा सके। जैसे कि आपके पास CVC होता है ना, केंद्रीय सतर्कता आयोग होता है, लोकायुक्त होता है ना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होता है ना, राज्य मानवाधिकार आयोग होता है। इस तरह की संस्थाएं बनाई गई हैं। ये भ्रष्टाचार, सत्ता का दुरुपयोग, मानवाधिकार हनन जैसी शिकायतों को देखते हैं। अब ये संस्थाएं ना कानून द्वारा बनाई गई है, आम जनता को न्याय मिलता है इनसे। फिर GRAI, ठीक है, ये एक ऐसा इंडेक्स है जो बताता है कि कौन सा संगठन शिकायत निपटाने में कितना अच्छा काम कर रहा है। ओके, DARPG ने इसको तैयार किया है, उन्होंने बनाया ताकि पता चले कि किस विभाग में कहाँ सुधार की ज़रूरत है। इससे सभी विभागों में सुधार की गुंजाइश भी निकल के आती है। प्रगति बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये देखो, ये एक ऐसा मंच है जहाँ पर आम लोगों की जो शिकायतें होती है ना उन पर नज़र रखी जाती है, साथ साथ केंद्र और राज्यों के कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग भी होती है। तो ये सीधा प्रधानमंत्री के स्तर पर देखा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ताकि काम में देरी ना हो, जनता को लाभ तेजी से मिल सके। फिर हमारे पास आता है निवारण। ये किसने दिया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। कर तो आप समझते होंगे ना, टैक्स को बोलते हैं हिंदी में। मैं भी हिंदी वालों को हिंदी सिखा रहा हूँ। तो देखो ये जो है ना निवारण वाला, ये टैक्स पेयर्स के लिए बहुत बड़ी राहत है। इससे टैक्स की जो भी शिकायतें होती हैं उनको जल्दी निपटारा किया जाता है। इसमें CBDT ने शुरू किया था इसको, ठीक है, CBDT लिखते हैं इंग्लिश में। आप अपने हिंदी के पेपर में CBDT लिख सकते हो ऐसे ब्रैकेट में डाल के, ताकि एग्जामिनर भी कंफ्यूज ना हो। ठीक है, फिर रिफंड और टैक्स जैसी जो भी टैक्स की जो दिक्कतें होती है ना उन सब का निवारण करता है। तो इसमें ईमानदार करदाताओं को समय समय पर मदद भी मिलती रहती है। फिर एक आता है नागरिक चार्टर, इंग्लिश में उसको बोलते हैं सिटीजन चार्टर। ठीक है, ये एक दस्तावेज होता है, ठीक है, ये बताता है कि आप कौन सी सेवा कितने समय में आपको मिलेगी। इससे आपको पता रहता है कि सरकारी दफ्तरों में आप अपना काम कब तक होगा बेसिकली, है ना। अगर नहीं होता तो शिकायत कैसे करनी है। तो ये जनता को जागरूक और अधिकारियों, उनके अधिकारों के प्रति सचेत बनाता है। ठीक है, अब जरा ये देखते हैं कि जब शिकायत निवारण किया जाएगा तो उसमें कुछ चुनौतियां आएंगी, कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, वो क्या होंगी। ठीक है, देखो हर सिस्टम में कुछ ना कुछ मुसीबतें होती हैं, कुछ सुधारने की ज़रूरत होती है। सबसे पहले होगा देरी, डिले। कई बार शिकायतों के निपटाने में देरी हो जाती है। ठीक है जी, तो क्योंकि काम में जटिलता होती है तो हमारा काम देरी के कारण और ज़्यादा जटिल हो जाता है। संसाधन कम होते हैं या प्रक्रिया ही बहुत सुस्त होती है। इससे जनता का भरोसा कम होने लगता है। लोग सोचते हैं कि शिकायत करके भी कुछ नहीं हुआ तो शिकायत करने का क्या फ़ायदा। ठीक है जी, भ्रष्ट आचरण होता है लोगों का, करप्ट प्रैक्टिसेस बोलेंगे इसको हम इंग्लिश में। ठीक है जी, तो कुछ मामलों में भ्रष्टाचार बहुत बड़ी समस्या है। अधिकारी जानबूझकर शिकायतों को लटकाते हैं या घुमा फिरा देते हैं ताकि रिश्वत मिले। अब ये कानून और जनता दोनों के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात होता है। एकीकरण का अभाव, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लैक ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, देखो अलग अलग विभागों से, अलग अलग पोर्टल होने से लोगों को समझ में नहीं आता कि शिकायत कहाँ पे करें भाई। कितने सारे तो पोर्टल्स हैं, इससे आपकी शिकायत दर्ज करने की और उसे ट्रैक करने में दिक्कत बहुत आती है। तो एकीकृत की व्यवस्था ना होने से जनता उलझ जाती है। फिर आता है डिजिटल डिवाइड। इस पर तो मेंस में टॉपिक बन के आया, पूरा पूरा एसेज बनते हैं इस टॉपिक के ऊपर, डिजिटल डिवाइड पर। तो देखो ग्रामीण इलाकों में ना इंटरनेट की कमी होती है,
और डिजिटल ज्ञान की कमी होना ये बहुत बड़ी रुकावट बन जाता है। अब लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है या इंटरनेट नहीं चलता, तो वे ऑनलाइन शिकायतें दर्ज कैसे करेंगे? यह डिजिटल विभाजन दूर करना बड़ा ज़रूरी होता है। ठीक है, अब आगे की राह और क्या कर सकते हैं? हम सारी परेशानियां देख ली, सारे इनिशिएटिव्स लेकी। ठीक है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार, मोस्ट पॉपुलर रिपोर्ट, सेकंड एआरसी बोलते हैं इसको हम लोग, है ना, सेकंड एआरसी की रिकमेंडेशंस। तो जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग है ना, उनकी सिफारिशें कहती हैं कि राज्यों में स्वतंत्र शिकायत निपटारण प्राधिकरण बनना चाहिए, जो देरी, प्रताड़ना या भ्रष्टाचार जैसी जो शिकायतें होती हैं ना उनको देखेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भाई जो ये हमारे विभाग है ना, अपनी शिकायतों को समझकर उनकी जड़ तक जाएं, ताकि भविष्य में ये समस्या दोबारा ना आए, 2 बार रिपीट ना हो। फिर 25वीं एक रिपोर्ट आई थी, किसकी आई थी? पार्लियामेंट की एक स्टैंडिंग कमेटी थी, है ना, स्थायी समिति। उन्होंने कुछ सिफारिशें करी थी। क्या करी थी? उन्होंने कहा था कि भाई संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशें कहती हैं शिकायत निपटान प्रणाली आसान बनाओ, तेज बनाओ, निष्पक्ष और प्रभावी बनाओ। फिर इससे हमारा जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है ना, आरटीआई एक्ट है, तो उन्होंने कहा कि इसे आरटीआई एक्ट की तरह कानूनी रूप भी दे दो। ये बहुत अच्छा रिकमेंडेशन है, कानूनी रूप दे दो इसको। अभी तक कानूनी रूप नहीं दिया गया है, ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर शिकायतों को अंतिम समाधान तक पहुंचाना अनिवार्य हो जाए, है ना। ये मजबूती से जनता को एक अधिकार दे पाएगा। ठीक है, फिर आता है विकेंद्रीकृत निवारण, इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज तरीके से रिड्रेस करना। ठीक है जी, देखो अगर शिकायत निपटान का काम जो स्थानीय स्तर तक पहुंच जाए तो समस्या जल्दी हल होती है। अब इससे केंद्र पर बोझ कम होगा और लोगों को अपने पास ही समाधान मिल जाएगा। ठीक है, तो जो स्थानीय लोग हैं ना, उनके लिए बड़ा ही सुविधाजनक हो जाएगा। ये भी अपने आप में एक टॉपिक है, आपका पूरा सिलेबस का लिखा हुआ है वहाँ पर, पढ़ो ना इसको। एक और आती है, उसको बोलते हैं नौकरशाही स्तरों को कम करना। इसको बोलते हैं इंग्लिश में अगर मैं कहूँ तो जो ब्यूरोक्रेटिक लेयर्स होते हैं ना, उनको कम करना। देखो कागजी काम करना और उसकी प्रक्रिया को आसान होना बड़ा ज़रूरी होता है। जब शिकायत दर्ज करने में बहुत कम औपचारिकता होगी ना, तो कोई भी आसानी से शिकायत दर्ज कर पाएगा। अभी क्या होता है, बहुत सारे पेपर फाइल अप करो, आसानी से शिकायत कर पाना मुश्किल होता है अभी। तो सूचना और जो सहायता केंद्र खोलने के लिए भी लोगों को मदद मिलेगी इससे फिर ज़्यादा, है ना, खास करके उन लोगों को जो ऑनलाइन प्रक्रिया समझने में दिक्कत महसूस करते हैं। फिर रहता है समीक्षा और निगरानी, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, रिव्यू एंड मॉनिटरिंग। तो ये ना बहुत ही मजबूत निगरानी प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, समय समय पर उसकी ऑडिटिंग की हो जाए, जांच की जाए, शिकायतों पर निपटान सही हो रहा है या नहीं, है ना। इससे क्या पता चलेगा, हमें पता चलेगा कि कौन अच्छा काम कर रहा है, कहाँ सुधार की ज़रूरत है। तो ये पूरी व्यवस्था को बड़ा ही जवाबदेह बना देगा, अकाउंटेबल बना देगा। फिर आता है एक फीडबैक मैकेनिज्म, ये एक लूपिंग चीज़ होती है। फीडबैक यानी कि आप दूसरे से बात करके उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑनलाइन सिस्टम के लिए ना कुछ पैमाने तय होने चाहिए, जैसे शिकायत का जवाब देने में कितना समय लगा, कितनी शिकायतें हल हुई और जनता कितनी संतुष्ट है। इससे हम देख सकेंगे कि सिस्टम कितना अच्छा काम कर रहा है। फिर तकनीक को लेके आना पड़ेगा, है ना, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना बोलते हैं इसे। आखिरी बात है यहाँ पर ये, ठीक है, देखो टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करने से शिकायतों को जल्द और समझदारी से हल किया जा सकता है, ऐसा हमने बहुत बार देखा है। यहाँ पर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, ताकि जब शिकायतें आएँ तो उनको अलग अलग श्रेणियों में बांट सकें, कैटेगराइज करना। ठीक है, तो डेटा एनालिटिक्स से पता चल सकता है कि सबसे ज़्यादा शिकायतें किस बारे में आ रही हैं, ताकि उस हिसाब से नीतियों में बदलाव किया जा सके। ठीक है जी, तो ये सब था हमारा टॉपिक, हमारा जीआरएम के बारे में, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। हाँ, इस पर पूरा एक नज़रिया हम लोगों ने अपना देखा। आपके एग्ज़ाम में ये आपको बहुत ज़रूरी विषय है और बहुत महत्वपूर्ण आपको तरीके से इसको समझना है विषय को, है ना। और मैं उम्मीद भी यही कर रहा हूँ कि ये टॉपिक आपके बहुत काम आएगा। जितना मैंने आपको समझाया, मैं कोशिश कर रहा हूँ भाषा को और सरल करने की। जो यहाँ लिखी हुई है वो तो भाई बहुत कठिन सी लगती है, पर मैं ऐसा मेरा विश्वास है कि आप लोग सुन करके थोड़ा सा राहत महसूस कर रहे होंगे कि हाँ भाई बात एटलीस्ट दिमाग में तो जा रही है। नोट्स बनाना भी एक सेकेंडरी चीज़ है, उसके लिए भी मैं कुछ करूँगा भविष्य में आपके लिए, बट अभी एटलीस्ट कम से कम बात तो आपको समझ में आ रही होगी ना। तो कोशिश कीजिए, पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए, सुनते रहिए, देखते रहिए, आपकी नॉलेज में ज़रूर डेवलपमेंट होगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं एकीकृत पेंशन योजना, यूपीएस, इन यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। ठीक है जी, तो ये एक नई पेंशन की व्यवस्था है जिसका नाम दिया गया यूपीएस। ठीक है, तो ये जो स्कीम है ना, ये हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा मंजूर कर दी गई है, स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस स्कीम की
का जो मकसद है वो नई और पुरानी जो पेंशन योजनाओं के बीच के अंतर को कम करना है, और जो हमारे देश के जो भी कर्मचारी होंगे ना, उनको एक भरोसेमंद न्यूनतम पेंशन देना है। ठीक है जी, तो शुरू करें इसके बारे में, कंपैरिजन पढ़ेंगे इसका हम लोग। तो पहले हमें ये समझना होगा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ठीक है ना, आखिर क्यों लाई गई थी। देखो, इसकी शुरुआत थोड़ा सा यहाँ पर बताई गई है सब कुछ। जो पुरानी पेंशन स्कीम थी ना, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम बोलते हैं इसको इंग्लिश में। खत्म होने के बाद ना बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों ने दोबारा पुरानी पेंशन व्यवस्था की मांग की थी। इस मांग को देखते हुए सरकार ने टीवी सोमनाथन जी जो थे हमारे, उनकी कमेटी के सुझाव पर यूपीएस तैयार किया, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ठीक है, अब यूपीएस में मौजूदा और नए कर्मचारी दोनों को विकल्प दे दिया गया है कि वे नई पेंशन स्कीम में रहें या यूपीएस में रहें। तो 3 पेंशन हमारे पास, पहले ओपीएस थी, फिर एनपीएस आई, फिर अब यूपीएस है। 1950 में ओपीएस थी, एनपीएस 2004 में आई, यूपीएस अब 2025 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये कि यूपीएस में कम से कम एक निश्चित राशि की पेंशन मिलना तय हो जाएगा। इससे कर्मचारियों को अपने भविष्य के लिए एक सुरक्षा कवच मिलेगा और उनका जीवन स्तर बड़ा बेहतर रहेगा। तो इस योजना का जो मकसद है कि नए और पुराने दोनों पेंशन सिस्टम की अच्छाइयों को मिलाना और कर्मचारी और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है जी, तो कंपैरिजन पढ़ते हैं इसका। पैरामीटर, पात्रता किस किस की है। देखो, ये केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू थी। देखो, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, अभी नई स्कीम है, तो ये आपके प्रीलिम्स में एक हिट क्वेश्चन बनता है, हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वीवीआईपी भी लिख सकता हूँ यहाँ पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, 2004 में आती है हमारी एनपीएस। ठीक है, ये थी 18 से 65 वर्ष के बीच के जो लोगों के लिए। ठीक है, और फिर ये अब जो आएगी ना, ये केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों पर लागू हो जाएगी। तो इसमें सुनिश्चित पेंशन कैसे थी, जो हमारी ओपीएस थी ना, उसके तहत। अब मैं यहाँ पर थोड़ा जो सामने लिखा है वही पढ़ूंगा, कि उन्होंने फैक्ट्स को ऑलरेडी बहुत शॉर्ट कर दिया, यहाँ पर अननेसेसरी बातें लिखी हुई नहीं है, तो जो अभी यहाँ लिखा है मैं वही बताऊंगा। और इसमें मैंने पहले देख लिया था, इसमें एक्सप्लेनेशन की फर्दर ज़रूरत नहीं है, जो लिखा है हम उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपने एज पर दिस ओपीएस स्कीम, आप जब सेवा में थे, आपकी उम्र 60 साल हो चुकी है, अब आप रिटायर होने वाले हैं, तो आपने जो लास्ट जो सैलरी ली थी रिटायरमेंट से 1 महीना पहले, फॉर एग्जाम्पल आपने वो 1 लाख ली थी। ठीक है, तो एज पर दिस ओपीएस स्कीम उस 1 लाख का 50% कितना बनेगा, 50,000 बनेगा। अब वो 50,000 आपकी फिक्स हो गई, हर महीने आपको 50,000 की पेंशन मिलती रहेगी। नई पेंशन योजना के अंदर ऐसी कोई राशि निश्चित नहीं की गई थी। ठीक है, क्योंकि ये एक मार्केट ड्रिवन अप्रोच रही थी। अब जो सुनिश्चित वाला है उसमें कहा, क्या लिखा है देखो ना बड़े ध्यान से, 25 वर्ष की न्यूनतम सरकारी सेवा, कम से कम 25 साल जॉब करनी है, के बाद रिटायर हुए कर्मचारियों को उनके अंतिम 12 महीनों की सेवा के औसत मूल वेतन का 50% प्रतिमाह मिलेगा। ठीक है, उन्होंने कहा आप जब रिटायर हो रहे होंगे तो पहली बात तो कि 25 वर्ष तक आपको जॉब करनी पड़ेगी, ये नहीं कि आप 10 साल कर देंगे। आफ्टर 25 ईयर्स के बाद आपने लास्ट 12 महीने तक जो भी सैलरी ली थी ना, उसका फिर वो एवरेज निकालेंगे। ठीक है, उस एवरेज का फिर वो 50% आपको पर मंथ मिलता रहेगा। ठीक है, न्यूनतम पेंशन, कम से कम पेंशन, तो उसमें कम से कम आपको 9,000 मिलेगा ही मिलेगा। बीच वाली में नहीं था लागू, अब जो नई वाली में 25 वर्ष से कम लेकिन न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा की स्थिति में कर्मचारियों को सेवा काल के अनुपात में न्यूनतम 10,000 रुपये तो मिलेंगे। अब पारिवारिक पेंशन, फैमिली को क्या पेंशन मिलती है आपकी मृत्यु के बाद, विधवा और विदुर को उसकी पेंशन दे दी जाती है। जहां पर कोई विधवा विदुर नहीं होता, वहां ऐसे सरकारी कर्मचारी के बच्चों को दे दी जाती है। ठीक है, एनपीएस के अंदर यदि सरकारी कर्मचारी ने एनपीएस के तहत लाभ का विकल्प चुना है, तो परिवार को एनपीएस के तहत उसकी संचित पेंशन संपत्ति से लाभ मिल जाता है। ठीक है, अब जो नई वाली उसमें क्या है, अगर किसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु से पहले पेंशन की जो 60% राशि थी उसके परिवार को पेंशन के रूप में मिल जाएगी, जो बची हुई राशि थी ना उसका। फिर आता है इन्फ्लेशन इंडेक्शन, यानी कि महंगाई अगर चल रही है तो उसके हिसाब से पैसा कैसे बढ़ेगा। पुरानी वाली स्कीम के अंदर मूल्य वृद्धि के खिलाफ पेंशन में महंगाई की राहत दी जाती थी, बीच वाली में उपलब्ध नहीं था जो न्यू पेंशन स्कीम था। अब जो कर्मचारी है ना, उनको AICPI-IW जो होता है हमारा, ये हमारा इंडेक्स होता है जिसके तहत कुछ रैंकिंग की जाती है। ठीक है, कंज्यूमर्स की, उस पर महंगाई के हिसाब से कितना महंगाई बढ़ रहा है उसके हिसाब से इसको एडजस्ट किया जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट रखा गया है इस बार। फिर कंट्रीब्यूशन कितना करना होगा, देखो सबसे पुरानी जो वो थी ना पेंशन वाली स्कीम, उसमें तो ना जो एम्प्लॉय होगा उसको कुछ देना ही नहीं पड़ता था, सीधा गवर्नमेंट से। इसलिए लोग ये वो एरा था जिसने गवर्नमेंट जॉब्स के लिए लोगों की होड़ बढ़ा दी थी। लोगों को लगता था कि भाई साहब क्या दिक्कत है, 60 साल तक तो गवर्नमेंट जॉब है, उसके बाद फ्री पेंशन है, पूरी जिंदगी पेंशन मिलेगी भाई मरते दम तक।
ये वो एरा था जिसके कारण लोग बहुत भागते थे गवर्नमेंट जॉब्स में। एनपीएस आने के बाद चीज़ें कम हो गई। एनपीएस ने बोला कि आप एम्प्लॉय हो, आप हर मंथ अपनी सैलरी का 10% सबमिट करोगे, और जो उसने आपको एम्प्लॉय किया है वो आपकी सैलरी का 14% देगा, दोनों मिला करके फिर आपको सैलरी का पेंशन मिलेगा। अब जो है इसके अंदर द कॉन्ट्रीब्यूशन हैज़ बीन चेंज्ड विच इज़ नाउ 14% एंड 18.5%। तो कर्मचारी का अंशदान नहीं बढ़ेगा, कर्मचारी एम्प्लॉय 10% देता रहेगा। सरकार जो पहले 14% देती थी अब वो बढ़ा करके 18.5% देगी। तो ये सब बदलाव लाए गए हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत, जो कि 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो जाएगी। ठीक है जी, तो बहुत महत्वपूर्ण है, तीनों का कंपैरिजन आपको जानना, समझना, याद रखना। ठीक है जी, मैंने आपके लिए बहुत आसान कर दिया है इसको। पॉलिटिकल लास्ट टॉपिक है हमारा 1.5 न्यूज़ इन शॉर्ट। यहाँ पर प्रीलिम्स के बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, संक्षिप्त सुर्खियाँ हिंदी में इसको कहेंगे। एक चीज़ होती है उसको बोलते हैं ब्लैक कोट सिंड्रोम। ये हमारे जो न्यायालय होते हैं उनमें होता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, ब्लैक कोट सिंड्रोम जो है ना, इसका मतलब है कि जब आम आदमी कोर्ट में जाते ही तनाव महसूस करने लगता है, जैसे डॉक्टर मरीज जो होता है ना, डॉक्टर के सफ़ेद कोट का देखकर घबरा जाता है। तो जो हमारी राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने हाल ही में इस पर ध्यान दिलाया लोगों का। तो सोचो, सुप्रीम कोर्ट में अभी फ़िलहाल 82,000 केसेस पेंडिंग चल रहे हैं। ठीक है, इसमें बहुत गंभीर गंभीर केस होते हैं, रेप के भी फैसले होते हैं जिनमें बहुत देर से फैसला आता है। तो लोगों को लगता है कि न्याय तंत्र ना बड़ा ठंडा सा पड़ गया है। गाँवों से, दूर दराज से आने वाले जो लोग होते हैं उनको समय लगता है, पैसा लगाकर कोर्ट आते हैं, फिर भी तारीख पर तारीख मिलती रहती है। जिले के अंदर जो कोर्ट होते हैं ना, उसमें महिलाओं की लिए सुविधाएं भी ठीक से प्रोवाइड नहीं की जाती हैं। ठीक है, केवल 6.7%, ठीक है, ऐसी जगह हैं हमारे न्यायालयों के अंदर जहाँ पर महिलाओं को लेकर के उस तरह की सुविधाएं प्रदान की गई हैं। तो हमें तेज फैसले, कम एडजर्नमेंट तो आप समझते होंगे ना, जब उसको टाल दिया जाता है। ठीक है, और बेहतर मूलभूत सुविधाओं की ज़रूरत है ताकि लोगों को न्याय व्यवस्था पर भरोसा बनाए रखा जाए उनका। अब चलते हैं अगला टॉपिक, राइट ऑफ डेटेन्यू इन द प्रिवेंटिव डिटेंशन। यहाँ पर आपके फंडामेंटल राइट के साथ कनेक्शन आता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो बात करेंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन की। ठीक है, यानी कि बिना मुकदमे के जब आपको हिरासत में ले लिया जाता है ना, तो जसीला शाहजी वाला केस है 2024 का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस व्यक्ति को रोका गया है ना, उसे तुरंत बताया जाना चाहिए कि क्यों रोका है आपने, जिसको आपने हिरासत में लिया था, और सारे दस्तावेज भी देने चाहिए। देरी करने से ना उनको अनुच्छेद 22 क्लॉज 5 आर्टिकल 22 के अधिकारों का हनन होता है। हमारे संविधान में बहुत साफ कहा गया कि हिरासत का कारण और अपने बचाव की गुंजाइश तुरंत मिलनी चाहिए, यही सब इसमें लिखा है बस। ठीक है जी, तो ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि सुरक्षा के नाम पर ना किसी के भी साथ नाइंसाफ़ी ना हो। इस टॉपिक में ना और डिटेल में जाने से अच्छा मैं यहाँ पर जो लिखा है ना उससे अच्छा मैं आपको बताऊंगा, आप अपने फंडामेंटल राइट्स को पढ़ लो। उसमें जहाँ पर ये आर्टिकल 22 आता है ना, उसी को डिटेल में पढ़ोगे ना, वहाँ इसकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो वो ऑलरेडी आपकी बुक्स में आप पढ़ भी चुके हो। बस उससे संबंधित खबर ये थी, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के बारे में मेंशन किया। केस आप नोट डाउन कर लो। हो सकता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का मेंस में संबंधित कोई क्वेश्चन आए, राइट फंडामेंटल राइट्स का, वहाँ केस मेंशन कर दो। बिल्कुल रिसेंट का केस मेंशन करोगे तो एग्जामिनर को लगेगा हाँ भाई जो स्टूडेंट है वो अवेयर तो है। ठीक है, फिर आता है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। गैर कानूनी गतिविधियों को रोकथाम के लिए एक अधिनियम बनाया गया था। इसमें क्या हुआ है, यूएपीए एक ऐसा कानून है जो आतंकवादी और गैर कानूनी गतिविधियां जो होती है ना उन पर रोक लगाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब सबूत सरकार के पास जाते हैं ना, तो वो 14 दिन के भीतर उनकी मंजूरी मिले या ना मिले ये साफ हो जाना चाहिए। तो पहले 7 जो दिन दिए उन्होंने, उसके दिन में स्वतंत्र अधिकारी सबूत देखेंगे और अगले जो 7 दिन होंगे उसमें सरकार अपना फैसला लेगी। तो इस तरह जल्दी जल्दी कार्रवाई होगी और देरी से न्याय में रुकावट नहीं आएगी। तो ये है इस पूरे न्यूज़ इन शॉर्ट का अपडेट। बाकी ये एक्ट है, ये एक्ट भी यहाँ पर पूरा दिया नहीं गया है, मतलब कुछ भी नहीं बताया गया इस एक्ट के बारे में खास खास। आप अपने टॉपिक में जो पढ़ते हो ना पॉलिटी में, डिटेल में है ऑलरेडी, तो हम उस रिपीटिशन में यहाँ समय बचाएंगे अपना, पर जो अपडेट है वो ये है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। प्ली बार्गेनिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, सौदा अभिभावक। देखो, प्ली बार्गेनिंग का मतलब होता है कि अगर कोई आरोपी अपने अपराध को स्वीकार कर लेता है ना, तो उसे थोड़ी सी कम सजा मिल जाती है।
लेकिन भारत में ये इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। इसमें कहा गया है कि 2022 में सिर्फ 0.11% के ऐसे केस थे जहाँ इस तरह के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया था। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ना, इसकी शुरुआत 2006 में की गई थी। और हमारा जो BNSS है ना, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है, उसके तहत इसका कॉन्सेप्ट जो था ना, उसके बारे में बताया गया कि सेक्शन 290 के अंदर ये कहा गया कि चार्ज तय होने के 30 दिनों के भीतर ही ये करना जरूरी होगा। क्या? प्ली बार्गेनिंग वाला कॉन्सेप्ट। हालांकि बहुत सारे गंभीर अपराध, महिलाओं, बच्चों और आर्थिक अपराधों में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये कोर्ट पर दबाव कम कर सकते हैं इस तरह के कॉन्सेप्ट्स। ठीक है जी। फिर आता है अमेंडमेंट टू द रूल 3 ऑफ द IT रूल्स। भारत में IT को लेकर के कुछ नियम बनाए गए थे, उसमें कुछ बदलाव किया गया है। ठीक है, तो IT के जो रूल्स थे ना, 2023 के संशोधन में सरकार ने खुद फैक्ट चेकिंग के बारे में बात की। उन्होंने फैक्ट चेकिंग, ठीक है, इसकी यूनिट से उन्होंने कंटेंट को फेक न्यूज़ कहकर बुलाते थे, तो फैक्ट की चेकिंग होती थी और फिर सोशल मीडिया कंपनियों को इसे हटाना पड़ता था। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस चीज़ को रद्द कर दिया। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये नियम जो है संविधान के बाहर हैं। जिस तरह के आपने नियम बनाए हैं, लोगों के अधिकारों को चोट पहुंचाते हैं ये नियम। और फेक न्यूज़ का मतलब साफ नहीं बताया गया अभी तक इस एक्ट के अंदर, ये फेक न्यूज़ क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस पर रोक लगाई थी, पर इस तरह के फैसले बहुत ज़रूरी होते ताकि इंटरनेट पर सिर्फ सरकार का ही नहीं बल्कि जनता का भी सही आवाज़ सुनी जाए। बाकी ये एक्ट है फिर अपना, किस तरह से एक्ट की शुरुआत हुई थी। ठीक है जी। तो देखो, मैं जो चीज़ें आपकी पॉलिटी की बुक में ऑलरेडी है ना वो नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो अभी अपडेट आए मैं वो बता रहा हूँ। यहाँ पर समय बचाना ज़रूरी है। रिपीट वो चीज़ें करो जो लॉन्ग टर्म की है, ये आप रिपीट कर लोगे अपने वहाँ पर। 23rd लॉ कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो इसका गठन हो चुका है। तो 23वें कानूनी आयोग की शुरुआत हो चुकी है। सितंबर 2024 से अगस्त 2027 तक ही चलेगा। ठीक है, ये तारीख आप चाहें तो थोड़ा दिमाग में रखें। ये आयोग हमारे देश में कानूनों की परख करेगा, जो पुराने हैं उन्हें हटाने पर या बदलने पर सुझाव देगा, गरीबों पर असर करने वाले कानूनों को देखेगा, चेक करेगा कि क्या सामाजिक और आर्थिक कानून सही से काम कर रहे हैं या नहीं। तो आयोग न्याय व्यवस्था में देरी करना, संविधान के नीति निर्देशक तत्वों यानी नीति निर्देशक तत्व यानी कि जो DPSPs होते हैं ना हमारे संविधान के, हिंदी में बोलेंगे नीति निर्देशक तत्व, उनको लागू किया गया है नहीं किया गया है ना। समानता लाने के लिए कितने रास्ते सुझाव किए गए हैं। साथ ही में वैश्वीकरण से रोजगार, खाद्य सुरक्षा पर क्या चल रहा है, असर पड़ रहा है, इन सब पर ध्यान देगा। इससे हमारा कानूनी तंत्र और मजबूत और समयानुकूल बनेगा। फिर आता है सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूटिंग अ पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, देखो इसमें क्या है, इस वाले टॉपिक के अंदर हमारे में किसी सरकारी अधिकारी या मंत्री पर मुकदमा चलाने से पहले मंजूरी लेना जरूरी होता है ताकि वह बेवजह उन्हें फंसा ना सके। हाल ही में कर्नाटक के जो गवर्नर है ना, के राज्यपाल जो है, उन्होंने मुख्यमंत्री की जांच के लिए मंजूरी दी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मुख्यमंत्री दोषी हो गया है, नहीं, अब उन पर जांच की जाएगी। तो सेक्शन 218 जो BNSS का है और PC की धारा 17A और 19, इनके तहत ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आप ये डेटा थोड़ा सा समझना चाहो याद कर लो, कानूनी ढांचे में इसके बारे में कहाँ बात की गई है, यहाँ पर बात की गई है। सो दिस थिंग विल डिसाइड कि किस पर आरोप लगेगा, ठीक है, वो उचित अनुमति के तहत है या नहीं, ताकि न्याय और पारदर्शिता बनी रहे। फिर हमारे पास बहुत ये लास्ट टॉपिक बचा है हमारा, ठीक है, ASOSAI क्या है? ये एशियन ऑर्गेनाइजेशन है सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस की। तो एशियाई देशों के जो सुप्रीम ऑडिट संस्थानों का समूह है ना, जो सरकारी पैसों का सही इस्तेमाल पर नजर रखता है। तो 1979 में, ठीक है, 11 देशों ने शुरू किया था ये समूह, अब ये 48 देशों का समूह बन चुका है। ठीक है, हाल ही में भारत ने 16वीं असेंबली हुई थी ना, वहां पर राष्ट्रपति की जो स्थान है ना, उसको, उसकी अध्यक्षता जो है ना, उसको हासिल किया है। तो भारत अभी फिलहाल इसका चेयरमैन है। इसकी जो बैठक होती है ना ASOSAI की, इसके नियमों को मंजूरी मिल गई है। अब इससे ना पारदर्शिता और बेहतर ऑडिटिंग होगी, जिससे सरकारी कामकाज में बहुत सारी साफ सफाई बनी रहेगी। ठीक है, तो हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी इसके अंदर, इस वाले टॉपिक्स में ना, हाई कोर्ट में देरी, सुप्रीम कोर्ट्स में देरी, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अधिकार, UAPA, प्ली बार्गेनिंग, ऑनलाइन कंटेंट के नियम, है ना, सरकारी अफसरों के खिलाफ मुकदमा करना, ASOSAI, इन सब टॉपिक्स को हमने कवर किया। तो सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम में ना बहुत मदद करते हैं आपको चीज़ों को समझने में। और मैं आपकी कोशिश कर रहा हूँ हिंदी से शुरुआत करके इनको आसान बनाने की। और पूरा वीडियो देखिएगा, मुझे बताइएगा, मैं इसको और भी बेहतर करूँगा, चिंता मत करना। देखो, मुझे भी पता है कि मैंने बहुत सरल किया है। आप सुनो, आप देखो, जो आपको नोट डाउन करना है आप नोट भी करो, पर जुड़े रहो।
ठीक है, बहुत मदद मिलती है।